गु युए याओ ले चौंक कर बोली। फांग युआन बिजली की गति से पहले ही वार कर चुका था। उसका हाथ सीधा उसकी गर्दन पर पड़ा। वो तुरंत बेहोश हो गई। नन्ही लड़की बेबस होकर गिर पड़ी, मगर फांग युआन ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली। फिर उसने स्टेल्थ स्केल गु को सक्रिय किया और दोनों उसी समय गायब हो गए। जब गुए युए याओ ले नींद भरी हालत में जागी, उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। उसने सिर झटका और अनजाने में उठने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। रस्सी उसकी गर्दन से लपेटी हुई थी और वो एक बड़े पत्थर से कसकर बंधी हुई थी। उसके शरीर पर जितने भी गू कीड़े थे, फांग युआन ने सब छीन लिए थे और उन्हें खुद रिफाइन करके अपना बना लिया था। सिर्फ 15 साल की एक नन्ही लड़की इतनी कमजोर देह से वो मोटी रस्सियों को कैसे तोड़ सकती थी, जो कई बार लपेटकर गांठों से कसी गई थी। इस सुनसान और अनजानी जगह में फंसी हुई लड़की डरने लगी। उसे वो पल याद आया जब वो बेहोश हुई थी। इतनी मासूम होने पर भी उसे समझ आ गया कि फांग युआन कुछ बुरा करने वाला है। लेकिन फांग युआन मेरे साथ क्या करेगा? उसका इरादा क्या है? क्या इसलिए कि मैंने दादी से उसकी शिकायत की थी, अब वो बदला लेना चाहता है? लड़की बेबस बंधी हुई थी, पर उसके विचार किताब के पन्नों की तरह पलट रहे थे। जितना वो सोचती उतना ही डरती जाती और फिर बेकाबू होकर रोने लगी। दादी, आप कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। रोते हुए उसे गहरा डर और अकेलापन महसूस हुआ। फांग युआन कहीं नजर नहीं आ रहा था और गुफा में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। क्या फांग युआन मुझे यहीं कैद करके रखने वाला है? 7-8 दिन तक मुझे भूखा रखकर तड़पाएगा ताकि मैं कभी उसकी बुराई ना करूं? कुछ देर रोने के बाद याओ ले को एक संभावना सूझी। बहुत ही नीच हरकत। फांग युआन, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने दांत भींच लिए और फांग युआन के प्रति उसकी नफरत, जो पहले से ही गहरी थी, अब और भी बढ़ गई। जन्म से लेकर अब तक उसने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। इसी वक्त कदमों की आहट सुनाई दी। थोड़ी ही देर में छायाओं से फांग युआन की परछाई उभर आई। फांग युआन, तू क्या चाहता है? मुझे अभी छोड़ दे, नहीं तो मेरी दादी तुझे सबक सिखाएंगी। फांग युआन को देखते ही याओ ले जोर जोर से छटपटाने लगी। उसके नाजुक पांव फंसे हुए हिरनी की तरह जमीन पर पटक रहे थे। तू वाकई बड़ी जिंदा दिल है। फांग युआन ने ठंडी हंसी छोड़ी। याओ ले गुस्से और आंसुओं में फिर कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि फांग युआन के पीछे एक बड़ा भालू आ रहा है। वह भालू, उसकी आंखें फैल गईं। वो हकलाकर बोली। फांग युआन ठंडी हंसी हंसा, हाथ बढ़ाकर भालू के काले फर पर फेरते हुए बोला, वुल्फ टाइड की वजह से ऐसा जंगली भालू ढूंढना आसान नहीं था। इसे पकड़ने में मुझे बहुत वक्त और मेहनत लगी। याओ ले तुरंत समझ गई। उसकी तेज दिमाग को याद आया कि फांग युआन ने एक बार श्योंग जाओ मैन से बेयर एंस्लेवमेंट गू लिया था। तो बात यह है। वो ठंडी हंसी हंसकर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी फांग युआन झुककर उसके सामने बैठ गया। क्या कर रहा है तू? लड़की दूर हटने की कोशिश करने लगी, मगर फांग युआन ने आसानी से उसका गाल पकड़ लिया। कितनी प्यारी शक्ल है, वाकई काबिले पसंद, फांग युआन ने सपाट आवाज में कहा। सैश। उसका दायां हाथ तेजी से चला। उसने याओ ले की कमीज पकड़कर खींच दी। कपड़ा तुरंत फट गया। उसके गुलाबी कपड़े नजर आने लगे। लड़की एक पल को सन्न रह गई, फिर जोर से चीख पड़ी और पागलों की तरह तड़पने लगी। रस्सियों से घर्षण के कारण उसके नर्म बदन में खून निकल आया, पर उसने परवाह नहीं की। फांग युआन ठंडी हंसी हंसता रहा और उसके कपड़े फाड़ता चला गया। रडिप। कुछ ही देर में लड़की की कमीज चिथड़े बन गई और उसका नाजुक गोरा बदन खुल गया। नहीं, वो बुरी तरह डर गई, जोर जोर से रोने लगी। अलग अलग खौफनाक ख्याल आते ही उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत फांग युआन आगे नहीं बढ़ा। वो खड़ा हुआ और पीछे हट गया। लड़की की तेज चीखें धीरे धीरे सुबकियों में बदल गईं। उसी समय काला भालू अपने पंजों से आगे बढ़ा। लड़की की आंखें सिकुड़ गईं, दिल पर मौत का साया उतर आया। भालू का पंजा हवा चीरता हुआ आया। टप। एक झटके में लड़की की खोपड़ी पर वार हुआ। उसकी पतली गर्दन टूट गई। उसका सिर टेढ़ा होकर लटक गया। कुछ पल पहले तक वो मासूम सी सुंदर लड़की थी और अगले ही पल वो लाश बन गई। भारी पत्थर से बंधा उसका गर्म जिस्म अब एक टूटी हुई गुड़िया जैसा था। फांग युआन की पकड़ से आजाद होकर भी, बेयर एंस्लेवमेंट गू के असर के बिना भी, भूख से बेहाल भालू ने तुरंत लड़की पर मुंह झुका दिया। उसने सबसे पहले उसका गला चीर डाला और ताज़ा खून उसके काले फर पर फैल गया। फिर उसने लड़की के सफ़ेद और नर्म सीने पर मुंह मारा। भालू ने पूरे मुंह में उसका दायां सीना दबोच लिया, खाल और मांस चीर डाला और पसलियां बाहर झांकने लगीं। फिर अपने पंजों से उन हड्डियों को तोड़ा। लड़की के अंदरूनी अंग कुचल गए और खून धार की तरह बह निकला। कंकाल का सहारा खत्म होते ही भालू ने अपना मुंह उसके भीतर और गहरा घुसा लिया। उसने लड़की का धड़कता हुआ दिल निकाला और एक ही घूंट में निगल लिया। भूख से परेशान भालू संतोष से दहाड़ा। फिर उसने लड़की के अंग भंग को बेरहमी से खाना शुरू किया। चब 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 चब। भालू का मुंह खून से लथपथ हो गया। कुछ देर बाद उसका सिर बाहर आया। लड़की का सीना खाली हो गया था। घाव पेट तक फैल चुका था,
लेकिन चमकते हुए आंतों में भालू की दिलचस्पी नहीं थी। अब उसने लड़की की नर्म टांगों पर ध्यान दिया। उसकी कोमल उंगलियां भालू ने एक ही बार में तोड़ डाली और निगल गया। उसकी जांघें भी स्वादिष्ट लगीं। नाजुक त्वचा और मांस को खाकर भालू ने सिर्फ सफ़ेद हड्डियां छोड़ दीं। इस खिंचतान में लड़की की खोपड़ी जमीन पर लुढ़क गई। सच में उसकी शक्ल बड़ी प्यारी थी। काली चमकीली आंखें, नन्ही सी नाक, आड़ू जैसे गुलाबी गाल और छोटे होंठ। लेकिन अब उसका चेहरा खूनहीन, पीला और निर्जीव था। उसके काले बाल आधा चेहरा ढक चुके थे और आंखें खुली की खुली रह गईं, डर और गुस्से से भरी हुई। एक बेहद दर्दनाक मौत। फांग युआन ने हाथ बांधकर गुइये याओले के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया और उसके मन में अर्थ पर सुनी हुई एक बुद्धिस्ट कहावत आ गई। न खुद का अहंकार, न व्यक्ति का भान, सभी लिविंग थिंग्स से डिटैच्ड, समय की धारणा से डिटैच्ड। लाल खोपड़ी और सफ़ेद हड्डियां ही असली रूप हैं, यही स्किन और फ्लैश है। मैं खुद हूं, पर इंडिविजुअलिटी के बिना। जब इंसान सेल्फ को तोड़ देता है तब समझ आता है कि मैं भी कॉमन और ऑर्डिनरी हूं। विदाउट अ सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब है सब इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मैन है ह्यूमैनिटी, अब ह्यूमंस को सबसे ऊंचा मानकर बाकी लिविंग बीइंग्स को नीचा समझना छोड़ देना। विदाउट अ सेंस ऑफ पर्सन का मतलब है दुनिया इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। लिविंग थिंग्स का मतलब है सभी लाइफ। अब लाइफ को सुपीरियर ना मानकर यह सोचना कि रॉक्स और वाटर जैसी नॉन लिविंग चीज़ों में भी कॉग्निशन है। यही है डिटैच्ड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सब इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं। हर ऑब्जेक्ट या क्रीचर की अपनी लाइफ स्पैन होती है। डिटैच्ड ऑफ द सेंस ऑफ टाइम का मतलब है कि चाहे कोई एग्जिस्ट करे या न करे, सब इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं। चाहे लड़का कितना भी हैंडसम हो या लड़की कितनी भी ब्यूटीफुल, आखिर में स्केलेटन ही बन जाते हैं। बोन्स, स्किन और फ्लैश सब एक हैं, लेकिन लोग स्किन और फ्लैश को पसंद करते हैं और बोन से डरते हैं। यही है अपीयरेंस पर फिक्सेटेड होना और इक्वल ट्रूथ को ना मानना। ये बुद्धिस्ट शिक्षा इंसान को सिखाती है कि सभी फॉर्म्स को तोड़कर असली ट्रूथ देखो। ब्यूटी सिर्फ सुपरफिशियल है। इंसान, मैं, दुनिया और समय सब सुपरफिशियल है। अगर कोई सुपरफिशियल से आगे बढ़ जाए तो वही बुद्धा को देख सकता है। रिकग्नाइजिंग और आगे बढ़कर सबको इक्वल मानना, यही बुद्धा का मार्ग है। इसीलिए बुद्धा ने अपना शरीर सैक्रिफाइस कर दिया था भूखे बाघों को खिलाने के लिए। अपना मांस काटकर चीलों को खिलाया। ये उसके दिल की ग्रेट दया थी, क्योंकि वो सबको अपना मानता था, सबसे प्रेम करता था। उसका ग्रेट लव हर चीज़ के लिए था। चाहे मैं हूं, दूसरा इंसान, जानवर, पौधे या लाइफलेस रॉक्स और वाटर, या फिर वो चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमें सबको प्यार करना चाहिए। अगर कोई मॉर्टल खड़ा होकर देखे कि भालू किसी इंसान को खा रहा है तो कोई हॉट ब्लडेड टीनेजर जोर से चिल्ला देंगे, तू जानवर है, इंसान को मत खा। या फिर ब्यूटी, डरो मत, अंकल यहाँ है तुम्हें बचाने के लिए। ये मॉर्टल्स का लव और हेट है, माइनस यंग गर्ल्स को प्यार करना और बड़े भालू से नफरत करना। वो सुपरफिशियल से आगे नहीं जा पाए और लड़की की लाल हड्डियां नहीं देख पाए। अगर बुद्धा खड़ा होकर देखता कि भालू इंसान को खा रहा है तो वो आह भरता और कहता, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। वो लड़की को बचाता और खुद को काले भालू को खिला देता। ये था बुद्धा का लव और हेट, लड़की से भी प्रेम और भालू से भी प्रेम, सबको इक्वल मानना। लेकिन इस समय वहां फैंग युआन खड़ा था। लड़की की ट्रैजिक और वायलेंट डेथ देखकर भी उसका दिल जरा नहीं हिला। ये उसकी डेथ के प्रति नमनेस नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो सुपरफिशियल से आगे जा चुका था। उसके अंदर कोई ऑब्सेशन नहीं थी, न सेल्फ का भान, न पर्सन का भान, न लिविंग थिंग से लगाव, न टाइम का बंधन। सब लिविंग थिंग्स इक्वल हैं, पूरी दुनिया इक्वल है। इसलिए लड़की की डेथ भी एक लोमड़ी या पेड़ की डेथ जैसी ही है। लेकिन किसी मॉर्टल के लिए लड़की की डेथ उनके एंगर, हेट और पिटी को जगाती। अगर वही लड़की भालू को खा रही होती तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। अगर कोई बूढ़ी औरत खाई जाती तो उनके दिल में पिटी बहुत कम होती। अगर कोई विलन, कोई मर्डर खाया जाता तो लोग ताली बजा के खुश होते और कहते बहुत अच्छा हुआ। असलियत में तो सब बीइंग्स इक्वल हैं और हेवन और अर्थ भी बिल्कुल जस्ट हैं। नेचर फेयर है, वो लव या हेट को नहीं मानती। वो इमोशनलेस है, कभी किसी को अलग ट्रीटमेंट नहीं देती। रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग विक्टर टेक्स ऑल। किसी भी लाइफ फॉर्म का गायब होना, पूरी नेचुरल रेल्म, इन्फिनिट कॉस्मोस और लंबे रिवर ऑफ हिस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है। डेथ मतलब डेथ। कौन चुन सकता है कि वो ना मरे। क्या फर्क पड़ता है लड़की हो, भालू हो, चींटी हो, लोमड़ी हो, पेड़ हो, बूढ़ी औरत हो या मर्डर, सब लोली हैं, हम्बल हैं, मॉन्ग्रल्स हैं। सिर्फ यही रिकग्नाइज करके और सुपरफिशियल से आगे बढ़कर जब कोई असली ट्रूथ को देख लेता है तभी वो डिविनिटी को पा सकता है। वही डिविनिटी अगर लाइट की ओर कदम बढ़ाए तो बुद्धा बनता है, अगर डार्कनेस की ओर कदम बढ़ाए तो डीमन बनता है। यही है डेमोनिक नेचर। 1 घंटे बाद गुइये याओले को लगभग पूरी तरह से काले भालू ने खा लिया था। काला भालू आंत और लड़की का दिमाग खाने को तैयार नहीं था, लेकिन फांग युआन ऐसा होने देना नहीं चाहता था। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू की रेसिपी के मुताबिक जानवर को इंसान का पूरा शरीर सबसे छोटे टुकड़े तक खा जाना चाहिए, तभी इसका सबसे अच्छा असर होता है और रिफाइनमेंट सफल होती है।
इस मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू को रिफाइन करने के लिए लगभग 10 मटेरियल्स चाहिए, और इनमें सबसे ज़रूरी 2 मटेरियल्स हैं, इंसान और जानवर। इंसान एक कुंवारी लड़की होनी चाहिए जिसमें गू मास्टर बनने की क्षमता हो। कम से कम सी ग्रेड का टैलेंट होना चाहिए, अगर ए या बी ग्रेड हो तो और भी अच्छा, सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। जानवर का मतलब है बीस्ट एंस्लेवमेंट गू, बेयर एंस्लेवमेंट गू, वुल्फ एंस्लेवमेंट गू, टाइगर एंस्लेवमेंट गू, यहाँ तक कि डियर एंस्लेवमेंट गू या बुल एंस्लेवमेंट गू भी चल सकता है। लेकिन असली फायदा तो भालू, भेड़िया या बाघ जैसे मांस खाने वाले जानवर से होता है। अगर हिरन या बैल जैसे शाकाहारी जानवर को इंसान खिलाना हो तो एंस्लेवमेंट गू से उसे जबरदस्ती करना पड़ेगा। जब जानवर इंसान को खा ले तो तुरंत रिफाइनमेंट शुरू करनी होती है, वरना जब तक शरीर डाइजेस्ट हो जाता है रिफाइनमेंट मुमकिन नहीं रहती। जब फांग युआन ने देखा कि काला भालू याओ ले की आंत और दिमाग खाने से इनकार कर रहा है तो उसने नाक से भारी सांस छोड़ी और मन में बेयर एंस्लेवमेंट गू को एक्टिवेट किया। भालू ने दर्द भरी आवाज निकाली और फांग युआन के कंट्रोल में आकर आंत और दिमाग भी निगल लिया। साथ ही उसने लड़की की हड्डियों को तोड़कर टुकड़ों में खाया। तेज और नुकीले हड्डियों के टुकड़े उसके गले और मुंह को काटते रहे। दर्द से उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन फांग युआन ने अपना कंट्रोल और भी मजबूत कर दिया। भालू की देह अब अपनी नहीं रही। जब भालू ने रीढ़ की हड्डी भी गले में ठूस दी तब फांग युआन ने समझा कि यही सही समय है। उसने उंगली चटकाई और सिंगल अपर्चर चारकोल गू बाहर निकला। वो गू सीधे भालू के मुंह से अंदर चला गया और उसके अंगों को जलाने लगा। भालू दर्द से चीख पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन एंस्लेवमेंट गू ने उसे हिलने नहीं दिया। 15 मिनट जलने के बाद फांग युआन ने 3 केरोसिन गू भेज दिए। ये रैंक 1 एक्सपेंडिचर टाइप गू था। जैसे ही अंदर गया वो केरोसिन में बदल गया और आग और भड़क उठी। भालू ने गला फाड़कर रोया, लेकिन फांग युआन ने और कई गू वर्म्स उसके अंदर भेजे। ये सारे गू उसने मेरिट पॉइंट से खरीदे थे। आखिरकार भालू जमीन पर गिर गया, बिल्कुल मोशनलेस। कुछ ही देर में उसकी आंख, कान, नाक, मुंह और पीछे से छोटे छोटे आग के शोले निकलने लगे। फिर वो आग फैलकर पूरे शरीर को घेर लिया। गुफा लाल खून जैसे रंग की आग से चमक उठी। फांग युआन धीरज से इंतजार करता रहा। जब आग बुझने लगी उसने आखिरी गू भेजा, एक रैंक 2 पॉइजन गू। जैसे ही वो आग में पहुंचा जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। सफेद रोशनी का एक गोला निकला, पहले तो मुट्ठी जितना। फांग युआन ने तुरंत अपने प्राइमेवल स्टोन्स निकालकर उसमें डालना शुरू किया। गोला उन्हें सोखता गया और बड़ा होता गया। करीब 1000 प्राइमेवल स्टोन्स डालने के बाद वो दरवाजे जितना बड़ा हो गया और अचानक सिकुड़ गया। हुफ! भालू की लाश की आग बुझ गई। गुफा फिर से अंधेरे में डूब गई। वहीं से एक नया जू उड़ता हुआ फांग युआन के पास आया। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल GU, रैंक 3 एक्सपेंडिचर टाइप GU। वो दिखने में काले मकड़ी जैसा था, लंबे रोएंदार पैर, लेकिन सिर भालू का। उसकी पीठ पर खून से बनी एक लड़की का चेहरा उकेरा था, माइनस वो थी गुणे युए याओले का चेहरा। चेहरे पर हंसी जैसी परछाई थी, रोने जैसी भी, और उसकी आंखें नफरत से फांग युआन को घूर रही थी। फांग युआन ठाका मारकर हंस पड़ा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मौत ही आखिरी सच्चाई है। जीते जी वो क्या कर सकी जो अब कर पाएगी। उसने बिना झिझक मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू निगल लिया। वो उसके गले से उतरकर काले लाल पानी जैसा बन गया और एपर्चर में पहुंच गया। जैसे ही ये प्राइमीवल सी में घुला, पूरा समुद्र काले लाल खून जैसी गंध से भर गया। फांग युआन ने तुरंत उसे चलाया और एपर्चर की दीवारों पर मारा। 10%, 20%, 30%, और जब 38% एसेंस खर्च हुआ तब जोर का धमाका हुआ और पुरानी दीवार टूट गई। उसकी जगह एक नई गोल चमकीली मेम्ब्रेन बन गई। फांग युआन रैंक 3 पर एडवांस कर गया, लेकिन उसने ढील नहीं दी। बचा हुआ काला लाल एसेंस उसने शरीर से निकाल दिया। ये इस्तेमाल लायक नहीं था। अगर गू वर्म्स में जाता तो वो मर जाते, और अगर अंदर रहता तो एप्टीट्यूड को खराब कर देता। उसने प्राइमीवल स्टोन पकड़कर एसेंस वापस बनाना शुरू किया। धीरे धीरे सफ़ेद चांदी का समुद्र बना। रैंक 1 में एसेंस हरा तांबे जैसा, रैंक 2 में लाल इस्पात जैसा और रैंक 3 में सफ़ेद चांदी जैसा होता है। लेकिन उसका समुद्र साफ नहीं था, उसमें थोड़ा काला लाल मिला हुआ था। फांग युआन को हैरानी नहीं हुई। उसने उसे भी बाहर निकाला और बार बार एसेंस नया बनाया। कई बार करने पर भी थोड़ी मात्रा बच ही गई। ये मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू का साइड इफेक्ट था। ये गू वाकई असाधारण था। एक रैंक 2 पीक स्टेज गू मास्टर को भी रैंक 3 बना सकता था। किस्मत बदलने वाली ताकत थी तो खामियां तो होनी ही थी। इसे पूरी तरह हटाने का तरीका था क्लेंजिंग वाटर गू। ये इम्प्योरिटीज को पूरी तरह मिटा देता है, लेकिन वो चीफ एक्शन के पास चला गया था। अभी फिलहाल फांग युआन के पास कोई हल नहीं था। दूसरी तरफ मेडिसिन हॉल में गू युए याओजी गुस्से से चीख रही थी। तुम निकम्मों की तरह क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी जिंदा लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे? उसका दिल डर, बेचैनी और गुस्से से भरा था। 3 दिन और रात बीत गए थे। 4 फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स मर चुके थे और गुयू विलेज सुरक्षित था, लेकिन उसकी पोती याओले का कोई पता नहीं था। सब जगह तलाशी ली गई, सर्च पार्टीज भेजे गए, लेकिन कोई निशान नहीं।
आखिरी बार उसे लड़ते हुए देखा गया था, भेड़ियों से घिरी हुई। इससे साफ था कि वो बची नहीं होगी। लेकिन गुयुए याओजी ये मानने को तैयार नहीं थी। अगर कोई और लड़की होती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसकी अपनी पोती थी, उसकी मेडिसिन फैक्शन की वारिस। वो इतनी प्यारी, समझदार, सबकी चहेती थी। 3 दिन से याओजी सो भी नहीं पाई। उसका चेहरा भी बूढ़ा दिखने लगा, जैसे 10 साल अचानक बढ़ गए हों। उसकी चीख पर सब गू मास्टर सिर झुकाकर उसकी गालियां सुन रहे थे। तभी एक रैंक 2 गू मास्टर अंदर आया। रिपोर्ट करना है मेडिसिन हॉल क्लैन एल्डर, एक खबर है। क्या याओ ले की खबर है? याओ जी की आंखें चमक उठीं। नहीं, किसी ने रैंक 3 पर एडवांस किया है। क्लैन लीडर ने एल्डर्स की मीटिंग बुलाई है पवेलियन में। याओ जी के चेहरे की चमक बुझ गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ। क्या कहा? रैंक 3, नया क्लैन एल्डर? वो चौंक गई। ये अचानक कैसे हो सकता है? इससे पूरे क्लैन की पॉलिटिक्स हिल जाएगी, और उसकी फैक्शन पहले ही कमजोर हो गई थी। वहां खड़े लोग आपस में डिस्कशन करने लगे। याओ जी ने सीधा पूछा, कौन एडवांस हुआ? गू मास्टर बोला, गु युए फांग युआन। वही। याओ जी की आंखें सिकुड़ गईं। ये उसके लिए सबसे बुरी खबर थी। सारे लोग भी आपस में बातें करने लगे। क्या सच में? फांग युआन? वो तो सी ग्रेड टैलेंट है, इतना जल्दी रैंक 3 कैसे? अब तो एल्डर बन जाएगा, हमें भी उसे सलाम करना होगा। ये तो अनबिलीवेबल है। पहले तो कहा जा रहा था कि वो मर गया है, 3 दिन से गायब था। सब स्टन्ड, जेलस और कंफ्यूज थे। 3 दिन गायब, कोई लाश नहीं। क्या ये याओ ले जैसी सिचुएशन नहीं? याओ जी के कान खड़े हो गए, और उसके औरत वाले इंस्टिंक्ट ने तुरंत फांग युआन पर शक किया। उसने ठान लिया अब वो खुद क्लैन लीडर पवेलियन जाएगी। वो सचमुच रैंक 3 तक पहुंच गया है। ये रैंक 3 की ऑरा बिल्कुल असली है, और ये रहा व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस, इसमें कोई शक नहीं है। कुल सभा का माहौल बहुत गंभीर था। क्लैन हेड गु युएबो सबसे ऊंची सीट पर बैठे थे, और उनके दाएं बाएं एल्डर्स कतार में बैठे थे। धीमी धीमी फुसफुसाहटें हो रही थीं, और दर्जनों लोगों की निगाहें उस नौजवान पर टिकी थीं जो सभा के बीच खड़ा सीना ताने खड़ा था। वो नौजवान था फांग युआन। सोचो, ये फांग युआन रैंक 3 तक एडवांस कर गया। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो यकीन ही नहीं करता। क्या इसकी एप्टीट्यूड सिर्फ सी ग्रेड नहीं थी? ये अचानक कैसे एडवांस कर गया? असल में अचानक नहीं कहा जा सकता। क्या तुम भूल गए कि इसे 2 रेड स्टील रेलिक गू मिले थे? सही कहा, पूरे 2 रेलिक गू जो इसकी कल्टीवेशन को तेजी से ऊपर खींच सकते हैं। याद है जब हम कल्टीवेट करते थे? एल्डर्स का ये समूह हैरान और परेशान था। ये सब उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। ये फांग युआन रैंक 3 तक एडवांस हो गया। इसकी एप्टीट्यूड तो बस सी ग्रेड की थी, फिर भी इतनी जल्दी ये कामयाब हो गया। ये सचमुच एक सरप्राइज है। गुयुए मोचेन, जो बाईं तरफ की सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे, मन ही मन सोच रहे थे। उन्हें वो वक्त याद आया जब फैंग युआन अभी एकेडमी में ही था, और उसने उनके फैमिली के एक सर्वेंट को मार डाला था। उस सर्वेंट का नाम तो अब वो भूल भी चुके थे, लेकिन फैंग युआन ने जिस हालत में लाश लौटाई थी उसका असर गहरा था। उस दिन से उन्होंने फैंग युआन को नए नजरिए से देखना शुरू किया, मगर उसकी एप्टीट्यूड कमजोर होने के कारण ज्यादा उम्मीदें नहीं रखीं। लेकिन अब ये नौजवान इतना बड़ा काम कर दिखा चुका था। क्लैन के नियमों के अनुसार जो भी गू मास्टर रैंक 3 पर पहुंचता है वो नया एल्डर बन जाता है, और नए एल्डर का आना पुराने सत्ता संतुलन को हिला देता है। काश मैंने इसे पहले रिक्रूट कर लिया होता तो इसकी ताकत से अपनी राजनीति और मजबूत कर सकता था। अफसोस। ये सोचकर गु युए मोचेन ने सामने की तरफ देखा। उनके पुराने प्रतिद्वंदी गु युए चिलियान सामने दाएं कतार की सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे। अभी उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों में अजीब चमक। इस फैंग युआन के पास जरूर कोई सीक्रेट है। सिर्फ 2 रेड स्टील रेलिक ग्यू के भरोसे ये इतनी जल्दी रैंक 3 तक नहीं पहुंच सकता। चिंगशु भी ये नहीं कर पाया। गु युएबो भी मन ही मन सोच रहे थे। उन्हें अपने गोद लिए बेटे क्विंगशु की याद आ गई और आ भरी। अगर गु युए किंगशु जिंदा होता तो शायद वो भी अब तक रैंक 3 पर कल्टीवेट कर चुका होता, मगर हकीकत बड़ी बेरहम होती है। मेडिसिन हॉल की एल्डर गु युए याओजी आ रही हैं। इसी वक्त दरवाजे के पहरेदार ने ऊंची आवाज में ऐलान किया। जैसे ही उसने बोला, एक बूढ़ी औरत भीतर आई। चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा था, लेकिन थकी आंखों के नीचे से बेहद तेज नजरें फैंग युआन पर टिक गईं। गुयुश अपनी नींद में चले गए। तेजी से आगे बढ़ते हुए बोली, फंग युआन, तुम रैंक 3 पर एडवांस हो गए? मुझे यकीन नहीं है। मैं खुद वेरीफाई करूंगी। मुझे तुम्हारा अपर्चर देखना होगा। अपर्चर हर गू मास्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है और उनकी निजी चीज। उसे कोई ऐसे ही कैसे देखने दे? फैंग युआन ने हल्का सा शरीर मोड़ा और सामने आ रही याओजी को घूरते हुए हंसकर बोला, गु यू याओजी, तुम्हें किस हक से मेरा अपर्चर देखने का हुक्म देने का साहस आया? पहले जब वो रैंक 1 या रैंक 2 पर था, अकेडमी के एल्डर उसका अपर्चर नियमित रूप से इंस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब वो रैंक 3 का गू मास्टर था, एल्डर्स की बराबरी पर, और कल्टीवेशन वेरीफाई करना भी आसान था। व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस झूठा नहीं बनाया जा सकता, और उसकी रैंक 3 की ऑरा भी असली थी। गजब।
एक छोटा सा जूनियर मुझे नाम से बुलाने की हिम्मत करता है। याओजी की आंखें फैल गईं। मैं क्यों नहीं इंस्पेक्ट कर सकती? मैं मेडिसिन हॉल की एल्डर हूँ, तुम्हारी एल्डर हूँ, मुझे पूरा हक है। हूँ बुढ़िया, तुम्हें नाम से बुलाना भी मेरी तरफ से रिस्पेक्ट है। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ पुराने हिसाब भी साफ नहीं किए। तुमने लिकर वर्म के लिए मुझसे बैर रखा था, फिर मेरे 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को छीनने की कोशिश की, और जब मैंने मेरिट से 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास को लेना चाहा, तुमने चोरी छिपे रास्ता रोका। अब मैं भी रैंक 3 का गू मास्टर हूँ, एल्डर हूँ, ज्यादा हवा मत खाओ। फांग युआन की आंखें तिरछी हो गईं और उसकी बातें तलवार जैसी चुभने लगीं। उसने बिल्कुल साफ साफ याओजी के खिलाफ अपनी दुश्मनी जाहिर कर दी। अगर वो रैंक 1 या रैंक 2 पर होता तो उसे तुरंत दबा दिया जाता, शायद हमला भी होता। मगर अब हालत बदली थी। रैंक 3 का एल्डर बनकर वो उनके बराबर था। फांग युआन ने याओजी को जिस तरह ललकारा, बाकी एल्डर्स ने इंतजार करने की नीति अपनाई। ऊंचे पद पर बैठे लोग गहरी सोच रखते हैं। भले ही जन्म से चालाक न हो, लेकिन वर्षों की राजनीति ने उन्हें शातिर बना दिया था। उन्हें फैंग युआन की असली शख्सियत ज्यादा पता नहीं थी, तो ये मौका उनके लिए उसे ऑब्जर्व करने का था। नालायक, तू मुझे बदनाम करने की हिम्मत करता है। याओजी गुस्से से कांप उठी। फैंग युआन की बातें सच थीं, मगर वो कैसे सबके सामने मान लेती? सभागृह के एल्डर्स खामोश खड़े देख रहे थे। ज्यादातर लोग 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के मामले को जानते थे और खुद भी याओजी के साथ लेन देन कर चुके थे। लेकिन राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना स्थायी दोस्त, सिर्फ फायदा मायने रखता है। याओजी के पलटकर बोलते ही फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा और चुप हो गया। याओजी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। बूढ़ी औरत हल्की कांप रही थी। इस सन्नाटे में उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हो। हालत बदल चुके थे। अगर फैंग युआन अभी भी रैंक 1 या रैंक 2 होता, एल्डर्स तुरंत याओजी का साथ देते और फैंग युआन को दबा देते। ऊंचों की अथॉरिटी को निचले स्तर वाले चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अब फैंग युआन रैंक 3 था। क्लैन हेड ने भले ही औपचारिक घोषणा ना की हो, मगर एल्डर्स की बराबरी का उसका दर्जा पक्का था। अब ये टकराव 2 एल्डर्स का आपसी टकराव था। फांग युआन नया एल्डर था, न कोई गहरी जड़ें, न कोई बैकग्राउंड, मगर यही उसकी ताकत थी, खोने को कुछ नहीं, डरने को कुछ नहीं। इसके उलट याओजी बूढ़ी थी, मेडिसिन हॉल की मालिक, ऊंचा पद और कई संबंध। लेकिन यही उसकी कमजोरी थी। वो बूढ़ी थी, हार नहीं सह सकती थी। उसका वारिस याओले गायब था और उसकी विशाल संपत्ति पर कई लोगों की नजर थी। ये शांति का वक्त नहीं था, वुल्फ टाइड चल रही थी। एल्डर्स भी कभी भी मर सकते थे। हालात उथल पुथल वाले थे, नए लोग ऊपर आ रहे थे और पुराने नीचे जा रहे थे। कोई एल्डर अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था, क्लैन हेड भी नहीं। क्लैन के इतिहास में कई क्लैन हेड वुल्फ टाइड में मारे गए थे। एल्डर्स तो और भी नाजुक हालत में थे। जब तक बड़ा लाभ न हो, कोई किसी और की लड़ाई में नहीं पड़ता। याओजी को अब हालात कांटों भरे लगने लगे। हॉल बिल्कुल चुप हो गया। अपनी पोती के मामले में उसने 3 रातें जागकर काटी थीं। अब खड़े खड़े उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके जिस्म पर आ बैठा हो। माथे पर पसीना आने लगा। वो खुद को एक लंगड़ी बूढ़ी भेड़िया समझ रही थी, जो भेड़ियों के झुंड में अकेली खड़ी है। आसपास के भेड़िए अंधेरे में थे, उनकी हरी चमकती आंखें उसे देख रही थीं। फांग युआन सामने खड़ा था, जैसे कोई जंग में चमकता नौजवान भेड़िया, ताकतवर और महत्वाकांक्षी। सच ही कहते हैं, पुरानी लहरें नई लहरों से टकराकर मिट जाती हैं, नई पीढ़ी पुरानी को बदल देती है। यही वक्त था जब याओजी को एहसास हुआ कि वो सचमुच बूढ़ी हो गई है, बहुत बूढ़ी। उसकी पलकें ज्यादा कांपने लगीं और उसका दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। मगर जैसे ही उसकी पोती याओले का चेहरा आंखों के सामने आया, उसने जोर डालकर आंखें खोलीं और अचानक ऑरा तेज हो गया। वो बोली, फंग युआन, तुम 3 दिन कहाँ गायब रहे? अगर तुम सामने न आते, तुम्हारा नाम कैजुअल्टीज की लिस्ट में मेडिसिन हॉल में लिखा जा चुका होता। 3 दिन 3 रात गायब रहे और लौटकर रैंक 3 पर पहुंच गए। इन दिनों में क्या हुआ, सबको जानने की दिलचस्पी है। अब वो सीधी सी धमकी नहीं दे रही थी, मगर बातों में अब भी चालाकी और साजिश थी। आखिरकार राजनीति में उसकी सीनियरिटी बहुत ऊंची थी। एल्डर्स की आंखें चमक उठीं, सबको इसमें दिलचस्पी थी, कोई भी बेवकूफ नहीं था। फैंग युआन की अचानक रैंक 3 पर पहुंच जाना वाकई अजीब था। सबको उसकी सी ग्रेड एप्टीट्यूड याद थी। याओजी की बातों ने एल्डर्स को फिर से उसकी तरफ खींच लिया। मगर फैंग युआन अगर इस तरह लौट आया था तो उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सबकी नजरों में उसने सिर उठाया और हंसते हुए बोला, बुढ़िया, तुम्हें जो जानना है क्या मैं बताने को मजबूर हूं? लेकिन तुम्हारी पोती की मौत की दुखभरी खबर सुनकर मैं दयालु होकर बता देता हूं। इन दिनों मैं एल्डर चिलियन के मैनर में बंद होकर कल्टीवेट कर रहा था, रैंक 3 की कोशिश में। ये एल्डर गु युए चिलियन से वेरीफाई किया जा सकता है। याओजी का चेहरा सन्न रह गया। बाकी एल्डर्स भी चौंक उठे, उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव आ गए। फौरन सबकी नजरें गु युए चिलियन पर टिक गईं। चीफ एक्शन का मुखिया, जो गुयु क्लान की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक था, अब इतना उदास दिख रहा था जैसे चेहरे से पानी टपक पड़े। लेकिन सबके सामने उसे सफाई देनी ही पड़ी। उसने मजबूरी में कहा, हाँ, ये सच है।
मैं गवाही देता हूं कि फैंग युआन पिछले कुछ दिन मेरे मैनर के गुप्त कमरे में बंद होकर कल्टिवेट कर रहा था। ये सुनते ही पूरी सभा गूंज उठी। एल्डर्स संयमित थे, उन्होंने शोर नहीं किया, मगर धीमी धीमी फुसफुसाहटें हर तरफ फैल गईं। सोचो, गु युए चिलियन के फैंग युआन से संबंध है। फैंग युआन की एडवांसमेंट का चिलियन से रिश्ता है। बहुत संभव है। पहले लोग कहते थे कि फैंग युआन के पीछे कोई सपोर्ट है, अब पता चला कि चीफ एक्शन है। शायद फैंग युआन की तेज कल्टिवेशन चीफ एक्शन के संसाधनों की वजह से है। फैंग युआन तो फैंग जेंग का बड़ा भाई है। एल्डर चिलियन की चाल बहुत गहरी है। कुछ एल्डर्स आपस में डिस्कशंस कर रहे थे तो कुछ मन ही मन सोच में डूब गए। तो ये फैंग युआन अकेला जूनियर नहीं था, इसे चीफ एक्शन का सपोर्ट है। हमें आगे इससे सावधान रहना होगा। शुक्र है हमने बीच में पड़कर याओ जी का साथ नहीं दिया। याओ जी बुरी हालत में फंस गई। वो समझ रही थी कि फैंग युआन अकेला है, मगर उसने क्या सोचा था कि उसके पीछे चीफ एक्शन खड़ा है। गु याओ जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। जब उसने गु युए चिलियन के मुंह से सच सुना तो वो पीछे हट गई और पूरा बदन कांपने लगा। किसी अकेले एल्डर का विरोध करना और चीफ एक्शन वाले एल्डर का विरोध करना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। गु युए मो चेन का दिल बहुत भारी था। उसने सोचा था कि वो फैंग युआन को अपनी तरफ खींच लेगा, मगर फैंग युआन की एप्टीट्यूड देखकर उसने खुद को रोक लिया। लेकिन अब उसका पुराना दुश्मन गु युए चिलियन पहले ही फैंग युआन से जुड़ चुका था। सबूत साफ दिखा रहे थे कि चिलियन पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से फैंग युआन को सहारा देता आ रहा है। अब उसकी ये मेहनत इतना बड़ा फल दे गई और चीफ एक्शन को एक नया क्लैन एल्डर मिल गया। भला उसका दिल कैसे हल्का रहता। लेकिन इस भारीपन के साथ साथ मो चेन के मन में उलझन भी थी। वो गु युए चिलियन का बचपन से ही प्रतिद्वंदी था। इतने साल की टक्कर में वो अपने दुश्मन को इतना जान चुका था कि ये तक मालूम था उसे किस रंग की अंडरवेयर पसंद है। सीधी बात यह थी कि ऐसे मौके पर चिलियन को अब तक इतराते हुए मुस्कुराना चाहिए था, व्यंग्य भरी नजरों से मो चेन को देखना चाहिए था, मगर इस वक्त उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। ये तो बहुत अजीब था। आखिर फैंग युआन और उसके बीच हुआ क्या है, किस तरह की डील हुई है? गु युए मो चेन को कोई जवाब नहीं मिला। ये फैंग युआन तो आसमान से भी बड़े हौसले वाला है, उसने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। गु युए चिलियन का दिल गुस्से और हैरानी से भर गया। कल रात फैंग युआन चोरी छुपे उसके पास आया और गु युए ची चेंग की फेक एप्टीट्यूड की बात उठाकर उसे धमकाया। हे भगवान, ये अहम सीक्रेट जो सिर्फ वो खुद और उसका पोता ची चेंग जानते थे, ये बाहर वाले फैंग युआन को कैसे पता चला? असल में गु युए ची चेंग सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट था, मगर फैक्शन के फायदे के लिए चिलियन ने रिस्क लेकर उसे बी ग्रेड का दिखावा किया था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो चीफ फैक्शन की हालत बहुत खराब होती। फैक्शन के हेड की ईमानदारी पर सवाल उठता और उसकी साख पूरी तरह गिर जाती। और सबसे बड़ा झटका ये होता कि फैक्शन का वारिस असल में सी ग्रेड है, तो कोई भी फैक्शन उन पर भरोसा क्यों करेगा? फैंग युआन को ये सीक्रेट पता होना मतलब फैक्शन की जान उसके हाथ में होना। उस वक्त चिलियन को गुस्से में आकर उसे मार देने की बहुत इच्छा हुई, मगर उसने खुद को रोका क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि और किसी को ये बात मालूम है या नहीं, या फिर फैंग युआन ने कहीं कोई लिखित सबूत छुपा रखा है। पहले उसे शांत करो, हालात समझो, फिर उसे खत्म करो। इस खतरे को लटकता नहीं छोड़ सकता, यही उसका सोचना था। लेकिन जल्द ही फैंग युआन ने रैंक 3 की कल्टीवेशन दिखाई। चिलियन तो दंग रह गया और फिर उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। रैंक 3 का मतलब क्लैन एल्डर होता है, और अगर वो किसी क्लैन एल्डर को मार डालता तो ये चीटिंग जितना ही बड़ा गुनाह होता। ऊपर से एक रैंक 3 गु मास्टर से लड़ाई भी आसान नहीं थी, और जितनी हलचल होती वो और भी भारी पड़ती। इसलिए फैंग युआन से उलझने में कोई फायदा नहीं था, बल्कि खतरा ही ज्यादा था। भले ही फैंग युआन ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन एक शेयर्ड सीक्रेट भी तो कोलैबोरेशन का ही रूप है, अंत में चिलियन ने खुद को समझाया। मगर अब फैंग युआन ने उसे भी साथ घसीट लिया। सबका ध्यान अपनी जगह से हटाकर चिलियन पर डाल दिया, मानो उसे बस के नीचे फेंक दिया। लेकिन चिलियन कर भी क्या सकता था? फैंग युआन धीरे से बोला, गु युए याओ जी, मैं जानता हूं अभी तुम्हारा दिल बिखरा हुआ है। हाँ, वो बी ग्रेड टैलेंट वाली पोती तुम्हारी मर चुकी है और उसके शरीर का कोई निशान भी नहीं मिला। तुम्हारा मेडिसिन फैक्शन अब वारिस रहित हो गया, मगर मैं एक सी ग्रेड टैलेंट होकर रैंक 3 तक एडवांस कर गया, इसलिए तुम्हें बेचैनी और जलन हो रही है और गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। मैं समझता हूं। क्या कहा तुमने? गु युए याओ जी की आंखें फैल गईं। गुस्से से वो कांपने लगी। तुझे बता दूं, याओ ले मरी नहीं है। फैंग युआन हंस पड़ा और कंधे उचकाते हुए बोला, उसकी जिंदगी या मौत का मुझसे क्या लेना देना? याओ जी, तुम्हें इस पर जोर देने की जरूरत नहीं। फिर अचानक उसने बात घुमाई, मगर गु युए याओ जी, अपनी पोती को ढूंढने के लिए तुमने खोज दल बनाए और क्लैन के बहुत सारे आदमी और साधन बर्बाद कर दिए। इससे मेरा नुकसान हुआ, एल्डर्स का नुकसान हुआ और क्लैन लीडर का भी नुकसान हुआ। मेडिसिन हॉल की जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए दी गई क्योंकि हम तुम पर भरोसा करते हैं, मगर तुमने क्या किया? अपने मन से हीलिंग गु मास्टर्स को भेज दिया ताकि वो तुम्हारी पोती को ढूंढने, और घायल गु मास्टर्स तड़पते रह गए। ये बहुत स्वार्थी काम है। याओ ले की मौत क्लैन का घाटा थी,
मगर तुमने तो नुकसान और बढ़ा दिया। तुम मेडिसिन हॉल क्लैन एल्डर कहलाने लायक नहीं हो। फांग युआन की बात ने सीधा याओ जी की कमजोरी और दर्द पर चोट की, मगर उसकी बातें सच भी थीं। सुनकर एल्डर्स ने भी भौहें चढ़ा लीं। हर फैक्शन में घायल होते रहते हैं। याओ जी का ये करना हद से ज्यादा था कि क्लैन के काम छोड़कर सिर्फ अपनी पोती की खोज में जुट गईं। तो याओ जी इतनी गुस्से में थी कि कांप रही थी। उंगली फांग युआन की तरफ उठी, मगर वो कुछ बोल ही न पाई। उसकी आंखों में आग धधक रही थी। उसे वहीं फांग युआन को गला घोंटकर मार डालने का मन हो रहा था। फांग युआन की नज़र ठंडी और बेमौत थी। वो बिना किसी डर के उसे घूर रहा था। असल में वो हिसाब बराबर कर रहा था। याओ जी ने थोड़ी देर पहले सबके सामने उससे सवाल किए थे, जिससे एल्डर्स को फांग युआन की सीक्रेट एडवांस की बात जानने की जिज्ञासा हुई और हलचल मच गई। अब फांग युआन ने भी क्लैन रूल्स के सहारे उसकी पोल खोल दी। एल्डर्स के लिए क्लैन रूल्स उनकी अपनी सुरक्षा थी और याओ जी ने उन्हीं पर चोट की थी। ये फांग युआन हरामी। याओ जी कांप रही थी और उधर चीलियन भी अंदर ही अंदर फट रहा था। फांग युआन ने याओ जी को पूरी तरह नाराज कर दिया और अब उसकी नफरत ची फैक्शन पर भी गिरेगी, क्योंकि फांग युआन अब उसी फैक्शन से जुड़ा था। मगर असलियत ये थी कि फैक्शन बिल्कुल इनोसेंट था। क्या वो चीलियन कोई बेवकूफ़ था जो याओ जी जैसी सबसे सीनियर और नेटवर्क वाली एल्डर को नाराज करता? चीलियन तो सिमट गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि एल्डर्स उसका ध्यान ना खींच लें। फांग युआन जो कर रहा है ये उसकी अपनी मर्जी है, फैक्शन का इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन तभी फांग युआन ने उसकी ये उम्मीद तोड़ दी। वो क्लान लीडर गुयुएबो से बोला, क्लान लीडर, मुझे याओ जी की क्षमता पर शक है। मुझे लगता है उनकी मेडिसिन हॉल क्लैन एल्डर की पदवी अस्थायी रूप से हटाकर उनका सही आकलन करना चाहिए। हीलिंग गू मास्टर्स हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, हम उन्हें यूं बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं तो असली नुकसान तो उन गू मास्टर्स का है जो क्लैन के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। थोड़ी देर रुककर उसने जोड़ा, मेरे इस सुझाव का एल्डर चीलियन भी बहुत समर्थन करते हैं। याओ जी की आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा बदल गया। एल्डर्स भी चौंक गए। क्या सच में चीलियन इतने दिन से याओ जी से खुश नहीं था और अब उसकी मेडिसिन फैक्शन की दौलत पर नजर गड़ाए बैठा है? खुद चीलियन तक उछल पड़ा। वो तो पागल होने वाला था। फांग युआन ने न सिर्फ याओ जी को भड़काया बल्कि उसे भी इस साजिश में फंसा दिया। असल में तो उसकी मंशा मेडिसिन फैक्शन से अच्छे संबंध बनाने की थी, मगर अब सारी मेहनत एक वाक्य में मिट गई। फांग युआन ने उसके सामने ही उसे फंसा दिया, मगर बंधक बना चीलियन कुछ कर भी न सका। ओ एल्डर चीलियन, तुम इसका समर्थन करते हो? क्लैन लीडर गुयुएबो की आंखें चमकी। चीलियन दांत भींचकर खड़ा हुआ। उसने गर्दन अकड़ा ली और फांग युआन की तरफ देखने से खुद को रोका। उसे डर था कि कहीं वो गुस्से में फूट न पड़े। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे नाटक जारी रखना पड़ा। याओ जी की पदवी हटाना तो फांग युआन का ख्याल है, मगर इस वुल्फ टाइड के समय अचानक बदलाव ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर मानता हूं कि एल्डर याओ जी ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स में आकर मेडिसिन हॉल को असली काम से भटका दिया। अगर ये कोशिशें सही जगह लगतीं तो क्लैन का नुकसान बहुत घट जाता। ये कहते वक्त उसका दिल खून रो रहा था। वो फांग युआन के विचार से सहमत नहीं था, मगर संतुलन बनाए रखने के लिए ये कहना पड़ा। फिर भी ये कहते ही सामने देखा कि याओ जी ने खून की उल्टी की और पीछे गिर गईं। सब खत्म। मैंने पूरी तरह याओ जी को नाराज कर दिया। उस पल चीलियन को लगा मानो वो गहरे अंधेरे कुएं में गिर गया हो। लॉर्ड याओ जी, जल्दी कोई उनकी हालत देखो। घबराओ मत, अभी जान को खतरा नहीं है। पिछले 3 दिन 3 रात से वो आराम नहीं कर रही थीं और अब थकान और तनाव से बेहोश हो गई हैं। हाल में हड़कंप मचा, मगर फिर शांति लौट आई। याओ जी को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया। वो पहले से बूढ़ी थीं, कई दिनों की चिंता और अब फांग युआन और चीलियन की चोट से उनका दिल कमजोर पड़ गया। बेहोश होना तो तय था। लॉर्ड याओ जी ने इतने साल मेडिसिन हॉल को संभाला है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब उन्हें आराम देना ही सही है। मगर अब हॉल नेता विहीन है। मैं सलाह देता हूं कि फांग युआन को संभालने दिया जाए, अचानक चीलियन ने कहा। वो अपने स्थान से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश था। अब जब वो याओ जी को नाराज कर ही चुका है तो क्यों न पूरी तरह मेडिसिन फैक्शन को दबा दिया जाए। यही राजनीति का असली रूप था। हाल कुछ देर के लिए शांत हो गया। याओ ले की मौत और याओ जी का पतन मेडिसिन फैक्शन के पतन की निशानी थी। राजनीति की बेरहमी वुल्फ टाइड से भी ज्यादा भयानक थी। फांग युआन भी चुप रहा। वो जानता था कि चीलियन का ये कहना बस दिखावा है। भला अभी अभी क्लैन एल्डर बना एक नौजवान इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पाए? एल्डर्स और क्लैन लीडर पागल तो नहीं। चीलियन का ये कहना दरअसल गहरी चाल थी। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। अगली घड़ी क्लैन लीडर गुयुएबो ने ऐलान किया, मेडिसिन हॉल का काम अस्थायी तौर पर एल्डर ची झोंग संभालेंगे। फांग युआन की कल्टीवेशन रैंक 3 तक पहुंच चुकी है, इसलिए क्लैन रूल्स के अनुसार अब वो भी क्लैन एल्डर कहलाएंगे। ये खबर पूरे विलेज में फैला दो और जश्न मनाओ। इतना कहकर क्लैन लीडर उठकर चले गए। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। क्लैन एल्डर्स सब मुस्कुराते हुए फांग युआन की तरफ बढ़े और मुट्ठी जोड़कर सलाम करने लगे। फांग युआन ने भी सलाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर सबको धन्यवाद दिया। बधाई हो, बधाई हो।
एल्डर फैंग युआन जवान और प्रॉमिसिंग हैं। सच में आप नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं। हाहा, अब से हम लोग मिलकर काम करेंगे। हमें सच में एल्डर फैंग युआन की ब्रिलियंस का इंतजार रहेगा। एल्डर्स का पूरा समूह फैंग युआन को घेरे हुए कस्टमरी बातें कर रहा था। अकेडमी एल्डर भीड़ के कोने में खड़े थे। उनकी नज़र फैंग युआन पर थी और मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन एल्डर बनेंगे। अपनी क्लास में वे सबसे ज़्यादा उम्मीद फैंग झेंग से रखते थे, फिर चीचिंग और मोबे से। लेकिन सोचना तो दूर, सबसे पहले सफलता पाने वाला असल में फैंग युआन ही निकला। मेरी ये छोटी सी अचीवमेंट एल्डर्स से कैसे कंपेयर हो सकती है? आज की उपलब्धि के लिए तो मुझे क्लैन की टीचिंग्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अकेडमी एल्डर, आपके वर्ड्स हमेशा मैंने दिल में बसाए हैं। फैंग युआन के चेहरे पर वार्म मुस्कान थी। उनकी बातें एकदम मॉडेस्ट और प्रूडेंट थीं। अकेडमी एल्डर को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का खुद आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट करेगा। वे कुछ पलों के लिए ब्लैंक रह गए, फिर उनके चेहरे पर ग्रेटिफाइड एक्सप्रेशन आ गया। लगता है इन सालों में तुम बहुत मैच्योर हो गए हो, एल्डर फैंग युआन। अच्छा काम करते रहो। मुझे तुम्हारी अचीवमेंट पर गर्व है। क्लैन को तुम जैसे नए खून की जरूरत है। फैंग युआन ने सिंसियरली अकेडमी एल्डर को फिर से धन्यवाद दिया और बाकी एल्डर्स को भी जवाब दिया। 500 साल का अनुभव होने के कारण ऐसा एक्ट करना उनके लिए बहुत ईजी था। वे हर बात में प्रोप्राइटी रखते, उनके शब्द जेंटल थे और रवैया हम्बल, जिससे सुनने वालों को सच में स्प्रिंग ब्रीज जैसी ताजगी महसूस होती। गुयुए चिलियान बाहर से इंडिफरेंट दिख रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा वो ऑब्जर्व करते गए उतना ही उनके दिल में डर बढ़ता गया। ये फैंग युआन हर सिचुएशन को एडिक्वेटली संभाल लेते हैं। हर एक वाक्य वेटरन जैसा लगता है। क्या ये सच में बस टीनेजर है या फिर जन्म से ही पॉलिटिशियन? अकेडमी एल्डर भी अस्टॉनिश्ड थे। उन्हें याद आया कि अकेडमी के समय फैंग युआन कितना रिबेलियस था, अपने क्लासमेट्स तक को एक्सप्लॉइट करता था। उन्होंने कई बार सिर पकड़ लिया था उसकी वजह से। लेकिन आज का फैंग युआन पूरी तरह डिफरेंट नजर आ रहा था। इसके उलट गुयुए मोचेन को फैंग युआन के इस व्यवहार पर हैरानी नहीं थी। आखिरकार वे पहले ही फैंग युआन की स्कीम्स का स्वाद चख चुके थे। इस समय जब उन्होंने फैंग युआन को कल्चर्ड और जेंटल रूप में देखा, भीड़ का फोकल पॉइंट बनते हुए, तो बस साय करते रहे कि गुयुए चिलियन ने सच में बहुत बड़ा मूव खेला है। ये एक्सचेंजेस कुछ देर तक चलते रहे। चाहे एल्डर्स के मन में कुछ भी थॉट्स हों, लेकिन वहां मौजूद हर कोई फैंग युआन को नए नजरिए से देखने लगा। सब यही साय कर रहे थे कि अफवाहें सच में अनरिलायबल होती हैं। आखिर में फैंग युआन ने टैक्टफुली कुछ एल्डर्स के इनविटेशन रिजेक्ट किए और क्लैन हेड पवेलियन से मुस्कुराते हुए गुयुए चिलियन के साथ बाहर निकल गए। अब तो तुम संतुष्ट हो। गुयुए याओजी को गिराने के बाद तुमने मेरी चीफ एक्शन को भी मुसीबत में डाल दिया। स्टडी रूम पहुंचकर चिलियन मुस्कुराना भूल गए और उनके चेहरे पर फ्यूरी आ गई। फैंग युआन सामने बैठकर लेजरली मुस्कुराए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुयुए याओजी गिर चुका है। ये तुम्हारी चीफ एक्शन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। गुयुए चिलियन की नजरों में चमक आई। जवान लड़के, तुम्हारे थॉट्स बहुत सिंपल हैं। चीज होंग मेरी चीफ एक्शन का मेंबर है, लेकिन उसकी वाइफ याओ फैक्शन से है। क्लैन हेड ने उसे टेम्पररी मेडिसिन हॉल एल्डर इसलिए बनाया है ताकि ची और याओ फैक्शन के बीच बैलेंस रहे। और तुम्हें ची चिंग की बात का पता कैसे चला? अचानक अंत में गुयुए चिलियन ने यह सवाल कर दिया। उन्होंने फैंग युआन को ईगल जैसी नजरों से क्लोजली वॉच किया। फैंग युआन अनकंसर्न्ड कंधे उचकाकर बोले, बुजुर्ग, मेरे पास ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स नहीं बचे हैं। मुझे 3000 प्राइमेवल स्टोन्स दे दो। धड़ाम। गुयुए चिलियन ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, फिर धीमी आवाज में गरजे, फैंग युआन, सिर्फ उस सीक्रेट को जानकर यह मत सोचो कि तुम मेरी चीफ एक्शन से एक्सटॉर्ट कर सकते हो। मैं बूढ़ा हूं, मेरी जिंदगी लंबी नहीं है। सबसे बुरा होगा तो मैं जान दे दूंगा। मैं कोऑपरेशन स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन थ्रेट्स कभी नहीं। आज जैसा सीन फिर हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम सच में सोचते हो कि वो सीक्रेट मेरी पूरी चीफ एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा? इतने नाइव मत बनो। फैंग युआन चुपचाप गोसली नजरों से उन्हें देखते रहे। जब चिलियन ने टेबल मारा तो उनका ऑरा टाइगर जैसा था, लेकिन जितना वे बोलते गए उतना ही वो ऑरा कमजोर होता गया। आखिर में एनर्जी कम पड़ने लगी और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी साफ झलक गई। जब वो पूरी तरह बोल चुके तो फैंग युआन लेजरली मुस्कुराकर बोले, बुजुर्ग, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं सच में अभी पैसों की कमी में हूं, और मैं ये 3000 प्राइमेवल स्टोन्स मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ उधार ले रहा हूं। चाहो तो मैं रिसीट ऑफ लोन पर साइन कर दूं। गुयुए चिलियन ने नाक से सांस छोड़ी और धीरे धीरे बोले, तुम्हें प्राइमेवल स्टोन्स की कमी नहीं होगी। अभी तुम्हें एल्डर बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तुम नहीं जानते एल्डर्स को क्लैन कितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। एल्डर रहते हुए तुम्हें हर हफ्ते 100 प्राइमेवल स्टोन्स मिलेंगे, और अभी वुल्फ टाइड का समय है तो अलाउंस 300 प्राइमेवल स्टोन्स होगा। सिर्फ यही नहीं, तुम एक रैंक 3 गू वर्म भी फ्रीली ले सकते हो। इसी तरह रैंक 1 से रैंक 3 की रेसिपीज तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। जो रेसिपी चाहो चुनकर अपना रैंक 3 गू वर्म रिफाइन कर सकते हो। और भी प्रिविलेजेस हैं, जैसे साधारण गू मास्टर सिर्फ एक वाइफ रख सकते हैं, लेकिन एल्डर एक वाइफ और 2 कॉन्क्यूबाइंस रख सकता है। ओह, तो ऐसा है। फैंग युआन को यह सब पहले से पता था, लेकिन उन्होंने ऐसा जताया जैसे पहली बार सुन रहे हों।
लेकिन इसके बावजूद मैं 3000 प्राइमेवल स्टोन्स बोरो करना चाहता हूँ। तुम जानते ही हो, अभी अभी मैंने रैंक 3 एडवांस किया है। रैंक 3 गू वर्म रिफाइन करने में बहुत प्राइमेवल स्टोन्स खर्च होते हैं, फैंग युआन ने सिंसेरिटी दिखाते हुए कहा। गू युए चिलियान सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन पॉन्डर किया, फैंग युआन एल्डर हैं, वो उधार चुका देंगे। क्या वो अपनी रेपुटेशन खराब करेंगे? लेकिन अगर वुल्फ टाइड में मर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। रुको, अगर वो मर गया तो अच्छा ही होगा। ची चेंग की एप्टीट्यूड की बात छिपी रहेगी। लेकिन आखिर उसे ये सीक्रेट कैसे पता चला? क्या और किसी को पता है? पहले पैसा उधार दे दूं, फिर धीरे धीरे प्रोबिंग करूं। इतना सोचकर गुयुए चिलियान ने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। तुरंत ब्रश और पेपर निकाला। फैंग युआन ने रिसीट ऑफ लोन लिखा और फिंगरप्रिंट से साइन किया। चिलियान ने अपने बटलर को बुलाकर आदेश दिए। थोड़ी देर बाद कई मनी बैग्स लाए गए। फैंग युआन ने हर बैग तोला और संतुष्ट हुए। उन्हें सच में प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत थी। उन्होंने लगभग सारे सेविंग्स मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू रिफाइन करने में खर्च कर दिए थे। ये 3000 प्राइमेवल स्टोन्स उनके लिए टाइमली मदद थी, किस्मत पर निर्भर था। इतनी जल्दी मत मना करो। फैंग युआन हंस दिए। मुझे यकीन है कि लॉर्ड गू युए चिलियान, चीफ एक्शन के हेड, जानते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्लेंजिंग वाटर गू या पूरी चीफ एक्शन की रेपुटेशन। गू युए चिलियान का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। उनके चारों तरफ ऑरा ठंडा हो गया। वे फैंग युआन को घूरते हुए दांत पीसकर बोले, फैंग युआन समझ लो तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ग्रैंड चीफ एक्शन के हेड को ब्लैकमेल? नहीं नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं, डिस्कशन है। मैं सिर्फ क्लेंजिंग वाटर गू उधार ले रहा हूँ, बाद में तुम्हें नया वापस कर दूंगा। इसका भी रिसीट ऑफ लोन साइन कर सकता हूँ। फैंग युआन चकल्ड, लेकिन उनकी टोन फर्म थी और इरादा बिल्कुल साफ। इसे सोचना भी मत। चिलियान का रवैया भी फर्म था। 1 घंटे बाद फैंग युआन ची फैमिली मैनर से बाहर निकले। उनके पास 3000 प्राइमेवल स्टोन्स और एक क्लेंजिंग वाटर गू था, और गू युआन स्टडी रूम में बैठे थे, टेबल पर रखे फैंग युआन के लिखे 2 रिसीट्स को देखते हुए। उनके दिल का इंडिग्नेंस बाढ़ की तरह उमड़ रहा था। फैंग युआन ने चीफ एक्शन पर ऐसा होल्ड बना लिया था कि चिलियान पूरी तरह पैसिव स्थिति में थे, इसलिए फैंग युआन की जीत बिल्कुल रीजनेबल थी। 3 दिन बाद फैंग युआन बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे थे। उनके चेहरे पर सफेद लाइट चमक रही थी। हवा में एक सफेद बॉल ऑफ लाइट तैर रहा था। फ्यूजन प्रोसेस अपने अंतिम स्टेज पर था। फैंग युआन अपनी कॉन्शियसनेस से उस लाइट बॉल को संभाल रहे थे और उसमें प्राइमेवल स्टोन्स फेंकते जा रहे थे। अचानक वो बॉल फेड हो गया और एक नया गू वर्म फैंग युआन की हथेली पर आकर बैठा। उसका अपीयरेंस एक बड़े लेडी बग जैसा था। उसका आधा गोल मिल्की व्हाइट कैरापेस डार्क स्पॉट से सजा था। वो काफी बड़ा था, लगभग एक वयस्क की मुट्ठी जितना। रैंक 3 स्काई कैनपी गू। आखिरकार सक्सेस हुआ। फैंग युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये उनका दूसरा प्रयास था। स्काई कैनपी गू रैंक 2 व्हाइट जेड गू और एक आक्वा डिफेंस गू को मिलाकर रिफाइन होता है। पहली बार फैंग युआन ने वाटर शील्ड गू और व्हाइट जेड गू से कोशिश की थी, लेकिन फ्यूजन फेल हो गया और वाटर शील्ड गू मर गया। इस बार जो आक्वा डिफेंस गू उन्होंने इस्तेमाल किया था वो उन्होंने बैटल मेरिट से एक्सचेंज किया था। हालांकि स्काई कैनपी गू उनका पहला रैंक 3 गू वर्म नहीं था। पहला रैंक 3 गू वर्म उन्हें क्लैन से डायरेक्ट मिला था। रैंक 3 एडवांस करके एल्डर बनने पर क्लैन हर एल्डर को एक रैंक 3 गू वर्म देता है। फैंग युआन ने उस समय थंडरविंग्स गू चुना था। ये गू एल्डर्स को फेंजी लाइटनिंग वुल्फ मारने पर स्पॉइल्स ऑफ वॉर के रूप में मिला था। इसका एबिलिटी ये था कि गू मास्टर्स थंडरविंग्स निकाल सकते थे और थोड़ी देर के लिए उड़ सकते थे। थंडरविंग्स गू से मूवमेंट में मदद मिलने पर फैंग युआन की आखिरी कॉम्बैट शॉर्ट कमिंग भी फिक्स हो गई। लॉर्ड फैंग युआन, इस तरफ सीक्रेट रूम की ओर कृपया अंदर आइए। अंधेरी और डरावनी सुरंग में एक रैंक 2 बूढ़ा गू मास्टर आगे आगे चल रहा था और फैंग युआन को रास्ता दिखा रहा था। सीक्रेट रूम, जिसमें क्लैन के सारे गू वर्म कॉम्बिनेशन रेसिपीज रखे गए थे, ज्यादा दूर नहीं था। फैंग युआन रैंक 3 तक एडवांस हो चुका था, इसीलिए उसका स्टेटस पूरी तरह बदल गया था। क्लैन में जितने भी फ्यूजन रेसिपीज थे, अगर वे रैंक 4 या 5 के नहीं हैं तो उसे देखने की अथॉरिटी थी। अगर कोई रैंक 1 या 2 गू मास्टर इन रेसिपीज को देखना चाहता तो उसे प्राइमेवल स्टोन्स चुकाने पड़ते या मेरिट पॉइंट से एक्सचेंज करना पड़ता। ये सीक्रेट रूम विलेज के बेसमेंट में था, बहुत ही छुपे हुए स्थान पर। भले ही विलेज नष्ट हो जाए, ये सीक्रेट रूम फिर भी सुरक्षित रहता। पहली बार जब गुयुए क्लैन के क्रिएटर, फर्स्ट जनरेशन क्लैन लीडर ने इस अंडरग्राउंड केव के अंदर एक प्राइमेवल एसेंस स्प्रिंग खोजा था, तभी उसने यहां अपना विलेज बनाने का निर्णय लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी क्लैन लीडर्स ने इसे विकसित और मजबूत किया और ये अंडरग्राउंड केव गुयुए क्लैन का सीक्रेट बेस बन गया। आम गू मास्टर्स को यहां आने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ क्लैन एल्डर्स, क्लैन लीडर और डार्क हॉल के गू मास्टर्स, जिन्हें इस जगह की रक्षा का काम सौंपा गया था, वही आ सकते थे। अधिकतर गू मास्टर्स अपने जीवन में सिर्फ एक बार यहां आते थे। वह अवेकनिंग सेरेमनी, जब किशोर प्राइमेवल स्प्रिंग सी में आते और आशा करते कि वे अपना एपर्चर जागृत कर पाएं। इसके अलावा किसी भी विशेष कारण के बिना किसी को भी इस अंडरग्राउंड केव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि जो गू मास्टर इसकी रक्षा करता है, उसे भी बहुत सोच समझकर चुना जाता।
क्योंकि इस अंडरग्राउंड केव का प्राइमीवल स्प्रिंग ही पूरे गू यू विलेज की नींव था। यहीं से प्राइमीवल स्टोन्स की भारी मात्रा निकलती थी और उसी से पूरे क्लैन के गू मास्टर्स की कल्टिवेशन चलती थी। सुरंग में 2 पैरों की आहट गूंज रही थी। दूर से नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह इस केव के अंदर बहती अंडरग्राउंड रिवर थी। थोड़ी देर में रास्ता दिखाने वाला गू मास्टर फेंग युआन को एक पत्थर के दरवाजे तक ले आया। उसने अपना पेट थपथपाया और उसके एपर्चर से एक गू वर्म बाहर निकला। जैसे ही चिंगारियां उड़ी वो पत्थर के दरवाजे पर टकराया। पत्थर का दरवाजा पानी की तरह लहराया, जैसे उस पर कोई पत्थर फेंका गया हो। कुछ देर बाद पत्थर की दीवार झिलमिलाई और धीरे धीरे गायब हो गई और उसके पीछे सीक्रेट रूम दिखाई देने लगा। सीक्रेट रूम का आकार छोटा था, सिर्फ 666 2/3 वर्ग मीटर। हर कुछ कदम पर एक पत्थर की मेज रखी थी, जिसकी ऊंचाई आधे आदमी जितनी थी। दर्जनों पत्थर की मेजों पर सफेद जेड की थाली रखी थी और उन पर गू वर्म्स चुपचाप आराम कर रहे थे। ये सारे गू वर्म्स अलग अलग रंगों के थे और लगभग मुट्ठी जितने बड़े। वे रेशम के कीड़े जैसे दिखते थे। उनके सिर पर मधुमक्खी या ड्रैगन फ्लाई जैसी 2 कंपाउंड आइज थीं। उनका रूप रंगीन और कांच जैसा चमकदार था, लेकिन सतह नरम नहीं थी, बल्कि एक सख्त कीट के खोल से ढकी हुई थी और उस खोल में सुनहरी चमक थी। लॉर्ड फैंग युआन, ये आपका पहला मौका है सीक्रेट रूम में आने का, तो मैं समझा देता हूँ। ये सब रैंक 2 डिजिटल शेड गू हैं और इनमें रेसिपीज दर्ज हैं। हर एक डिजिटल शेड गू वर्म्स में लगभग सभी रैंक 1 रेसिपीज मिलेंगे। लाल काले गू वर्म्स में रैंक 2 रेसिपीज हैं। सफेद रंग में रैंक 3 रेसिपीज और नारंगी रंग में रैंक 4 रेसिपीज हैं। जहां तक रैंक 5 की बात है, वे बीच में रखे बैंगनी रंग के डिजिटल शेड गू वर्म्स में हैं। उसके पास खड़ा बूढ़ा गू मास्टर धीरे धीरे समझा रहा था। डिजिटल शेड गू रिकॉर्डिंग प्रकार का गू वर्म था। अगर इसे और एडवांस किया जाए तो ये रैंक 3 फोटो ऑडियो गू बन जाता। फोटो ऑडियो गू रिफाइन होने के बाद न सिर्फ लिखित जानकारी बल्कि आवाज भी रिकॉर्ड कर सकता था। रॉक क्रैक सीक्रेट केव में फ्लावर वाइन मंक ने फोटो ऑडियो गू का उपयोग करके फैंग युआन को इनहेरिटेंस की जानकारी दी थी। लेकिन रेसिपीज को रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ डिजिटल शेड गू काफी था। फ्यूजन रेसिपीज बहुत कीमती होती थीं। अगर उन्हें साधारण कागज पर लिखा जाए और चोरी हो जाए तो न सिर्फ क्लैन के विशेष गू वर्म्स रिफाइन किए जा सकते थे, बल्कि क्लैन की जानकारी भी बाहर लीक हो जाती। दुश्मन की जानकारी होना लड़ाई में बहुत आसानियां देता है और अनुभवी गू मास्टर्स रिफाइनमेंट रेसिपी देखकर उस गू वर्म की ताकत और कमजोरी पहचान सकते हैं। अगर रेसिपी लीक हो जाए तो क्लैन को बड़ा नुकसान होता। आगे चलकर लड़ाई में क्लैन के गू मास्टर्स भी काफी हद तक पिछड़ सकते थे। इसलिए रेसिपीज को कड़ी निगरानी में रखा जाता, रैंक के अनुसार वर्गीकृत करके। डिजिटल शेड गू रिफाइन करना आसान था और इसकी कीमत भी कम थी, इसलिए रेसिपीज रखने के लिए यही सबसे सामान्य तरीका था। लॉर्ड फैंग युआन, ये सारे डिजिटल शेड गू सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर के अधिकार में हैं, लेकिन आपको प्राइमेवल एसेंस का उपयोग करके इन्हें देखने की अनुमति है। बस अभी आपकी पहचान के अनुसार आप रैंक 4 और 5 रेसिपीज नहीं देख सकते। 2 बातें और हैं। माइनस सीक्रेट रूम क्लैन का रेड जोन है। यहां आपकी हर गतिविधि गुप्त रूप से ऑब्जर्व की जाती है। हर दिन आप यहां सिर्फ 15 मिनट रह सकते हैं। समय पूरा होते ही आपको निकलना होगा, गू मास्टर ने और बताया। मैं समझ गया, फैंग युआन ने सिर हिलाया। लॉर्ड फैंग युआन, इस सबॉर्डिनेट को अंदर आने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं दरवाजे पर ही प्रतीक्षा करूंगा। समय पूरा होने पर मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, बूढ़े ने झुककर कहा। फैंग युआन सीक्रेट रूम में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, पत्थर का दरवाजा फिर से ठोस बन गया और वो कमरे में अकेला रह गया। सीक्रेट रूम के अंदर काफी शांति थी। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। आसपास की दीवारों में वाटर लाइट गूंज जड़े हुए थे। उनके शरीर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी जो पानी जैसी डोल रही थी। उजाले और साए आपस में बदलते जा रहे थे, परत दर परत चमकते हुए। फैंग युआन ने एक लाल काले गू वर्म को उठाया और उसमें अपनी सफेद चांदी जैसी प्राइमीवल एसेंस डाली। तुरंत ही उस डिजिटल शेड गू की कंपाउंड आइज से 2 किरणें निकलीं। उसने गू को उठाकर सफेद जेड की थाली की ओर इशारा किया। किरणें जेड की थाली पर पड़ीं और थोड़ी देर बाद उस पर शब्द उभरने लगे। ये मूनस्कार गू को रिफाइन करने की रेसिपी थी। सबसे पहले उसमें मूनस्कार गू की ताकत बताई गई थी। ये मूनलाइट गू की तुलना में 2 गुनी दूरी तक हमला कर सकता था। इसकी कमजोरी थी कि इसका हमला उतना शक्तिशाली नहीं था। फिर रिफाइनमेंट रेसिपी लिखी थी, मूनस्कार गू, मूनलाइट गू और स्कार रॉक गू को मिलाकर रिफाइन होता है। फिर रिफाइनमेंट के महत्वपूर्ण बिंदु लिखे थे। अगर रिफाइनिंग के दौरान कुछ जेड रॉक डाली जाए या उसे ऐसी रात में किया जाए जब चांदनी भरपूर हो और गू वर्म्स को उसमें रखा जाए तो सफलता की संभावना अधिक होती है। अंत में उन गू मास्टर्स के अनुभव लिखे थे जिन्होंने इस गू को रिफाइन करने की कोशिश की थी। यह हिस्सा सबसे बड़ा था, लगभग 10,000 शब्दों का। फैंग युआन ने ध्यान से देखा और कुछ बातें याद कर लीं। आखिरकार ये अनगिनत लोगों के अनुभवों का निचोड़ था। कुछ जानकारी ऐसी थी जो फैंग युआन को भी नहीं पता थी, क्योंकि मूनलाइट गू युए क्लैन का विशेष गू था। अपनी पिछली जिंदगी में वो कभी क्लैन एल्डर नहीं बना था और उसे यहां आकर रेसिपीज देखने का मौका नहीं मिला था। समय सीमित था, इसलिए फैंग युआन ने जल्दी से देखा और फिर डिजिटल शेड गू को वापस रख दिया।
फिर उसने एक सफेद रंग का गू उठाया। सफेद डिजिटल शेड गू में रैंक 3 फ्यूजन रेसिपीज थीं। अधिकतर रेसिपीज फैंग युआन के काम की नहीं थी, क्योंकि उनमें मून वर्ल या मूनस्कार गू जैसे वर्म्स की जरूरत थी। फैंग युआन ने समय बचाने के लिए उन्हें ध्यान से नहीं देखा, बस जल्दी जल्दी पलट कर देखा। सबसे पहले उसने मूनलाइट गू और लिटिल लाइट गू को मिलाकर मून ग्लो गू रिफाइन करने की रेसिपी देखी। उसी आधार पर 3 रेसिपीज उसके लायक थीं। पहली थी रैंक 3 गोल्डन मून। इसकी दूरी वही 10 कदम थी, लेकिन हमला और ज्यादा शक्तिशाली था। जब इसे चलाया जाता तो सुनहरी चांद की धार लगभग आधे आदमी जितनी बड़ी निकलती और उसमें गजब की धाक होती। दूसरी थी फ्रॉस्ट मून गू। इसमें चांद की धार सफेद और बर्फीली बन जाती, जिससे जिसे चोट लगती उसके शरीर में ठंडक फैल जाती और उसकी चाल धीमी हो जाती। तीसरी थी इल्यूजरी मून गू। ये गू थोड़ी अनोखी थी। इसे हमला करने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिवेट करके गू मास्टर एक शैडो क्लोन बना सकता था, जो दुश्मन को बहकाता और उनके हमले झेलता। खासकर इल्यूजरी मून गू रिफाइन होने के बाद रैंक 4 मून शैडो गू बनाने की नींव रखता था। मून शैडो गू एपर्चर में इम्प्लांट किया जा सकता है और गू मास्टर को प्राइमीवल एसेंस का उपयोग करने से रोकता है। इल्यूजरी मून गू की जानकारी में मून शैडो गू के बारे में केवल थोड़ी अस्पष्ट जानकारी थी, बस संदर्भ के लिए। मून शैडो गू, क्या ये वही गू वर्म नहीं था जिसका इस्तेमाल 4th जनरेशन क्लैन लीडर ने फ्लावर वाइन मंक पर अचानक हमला करने के लिए किया था? फैंग युआन ने ये पढ़कर भौहें सिकोड़ लीं। इस दुनिया में अनगिनत गू वर्म्स हैं, और फैंग युआन के 500 साल के अनुभव के बावजूद उसे इनका सिर्फ 0.001% ही पता था। उसे पहले मून शैडो गू के बारे में थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अब जब उसने इसका सही असर पढ़ा तो उसके मन में शंका उठी। मून शैडो गू की विशेषता थी ये रैंक 4 गू मास्टर के एपर्चर में प्राइमीवल एसेंस का 30% दबा सकता था, रैंक 5 में 15% और रैंक 3 में 60%। इसका मतलब ये हुआ कि सी ग्रेड प्रतिभा वाला कोई गू मास्टर जिसके पास सिर्फ 40 से 50% एसेंस है, अगर उस पर मून शैडो गू का असर हो जाए तो वो एकदम असहाय हो जाएगा। लेकिन फैंग युआन के मामले में अगर मून शैडो गू उसके एपर्चर में प्रवेश करता तो स्प्रिंग ऑटम सिकेडा अपनी शक्ति दिखाकर उस गू को तुरंत रिफाइन कर लेता। फैंग युआन को उलझन इस बात की नहीं थी कि मून शैडो गू क्या करता है, बल्कि इस बात की थी कि फ्लावर वाइन मंक को आखिर इतना गंभीर घाव कैसे लगा। मुझे याद है कि शैडो वॉल पर फ्लावर वाइन मंक लहूलुहान था, लेकिन क्लैन एल्डर्स के साथ उसकी लड़ाई में तो उसे बस हल्के घाव लगे थे। मैंने सोचा था कि उसके गहरे घाव मून शैडो गू की वजह से हुए होंगे, लेकिन मून शैडो गू तो सिर्फ एसेंस को दबाता है, तो फिर उसके गहरे घाव कहां से आए? फैंग युआन की सोच बारीक थी, इसलिए उसके मन में और भी शक पैदा हो गया। जब फ्लावर वाइन मंक एल्डर से हारकर भागा था तो आखिर सच में हुआ क्या था? मून शैडो गू उसकी मौत का कारण नहीं था, तो फिर क्या था? अचानक जो इनहेरिटेंस पहले साफ दिख रहा था वो अब फैंग युआन के लिए रहस्य बन गया। लॉर्ड फैंग युआन, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है आपको कुछ लाभ मिला होगा। कृपया कल फिर आइए। उसी समय दरवाजा फिर से पारदर्शी हो गया और बाहर खड़ा बूढ़ा गू मास्टर सम्मानपूर्वक बोला, ठीक है। फैंग युआन की आंखों में चमक थी। उसने डिजिटल शेड गू नीचे रखा और सीक्रेट रूम से बाहर निकल आया। गोल्डन मून हो या फ्रॉस्ट मून या इल्यूजरी मून, ये रेसिपीज फैंग युआन की इच्छा के अनुसार नहीं थी, क्योंकि इन सबको रिफाइन करने में मून ऑर्किड फ्लावर पेटल्स की जरूरत थी। मून ऑर्किड फ्लावर पेटल्स को सुरक्षित रखना मुश्किल था, वे बस कुछ दिन ही टिकते थे। फैंग युआन की योजना थी कि क्लैन छोड़कर दुनिया में घूमे। ऐसे में अगर वो इन ग्यू वर्म्स को रिफाइन भी कर ले तो बिना भोजन के वे आधे साल में मर जाएंगे, इसलिए उसे रिफाइन करने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि और भी रैंक 3 रेसिपीज थीं जिन्हें वो देख नहीं पाया। कल फिर आना होगा, ये सोच फैंग युआन के मन में कौंध गई। दूसरे दिन गुप्त कक्ष। चमकदार सफेद जेट की थाली पर एक नुस्खा रखा था, ब्लड मून GU। रैंक 2 मून ग्लो गू और ब्लड एसेंस गू को मिलाकर रैंक 3 का ये गू वर्म तैयार होता है। जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो इसका मून ब्लेड खून जैसा लाल चमकता है और चेहरा जितना बड़ा होता है। यदि कोई इससे घायल हो जाए तो लगातार खून बहता रहता है। बस यही है। फैंग युआन ने सारी जानकारी पर नजर डाली और तुरंत नुस्खा अपने दिल में उतार लिया। फिर आंखें बंद करके उसे दोहराया और आंखें खोलकर जांच किया। कई बार जांच करने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने ये रेसिपी बिना किसी गलती के कंठस्थ कर लिया है। गोल्डन मून, फ्रॉस्ट मून और इल्यूजनरी मून गू, इन तीनों क्लासिक्स की तुलना में ये ब्लड मून गू बहुत ही अनोखा था। पहले तीनों के रिफाइनमेंट नुस्खों में लगभग लाख शब्दों का अनुभव भरा हुआ था, लेकिन इस ब्लड मून गू में मुश्किल से कुछ हजार शब्द ही थे। इतिहास से साफ पता चलता है कि बहुत कम गू मास्टर्स ने इस ब्लड मून गू को चुना था। ब्लड मून गू की आक्रमण शक्ति साधारण थी। इसकी सीमा सिर्फ 10 मीटर तक थी और हमला करने के बाद भी खून बहने का असर बहुत प्रभावी नहीं था। रैंक 1 से रैंक 5 तक के गू मास्टर्स के पास प्राइमीवल एसेंस सीमित मात्रा में होता है, इसलिए वे ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। युद्ध का फैसला जल्दी हो जाता है। ऐसे में खून बहने का असर कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, और जिन गू मास्टर्स को उपचार का अनुभव हो वे तो इस असर को पलट भी सकते थे। इसके अलावा ब्लड मून गू की सबसे बड़ी खामी थी, महीने के कुछ दिनों में ये ताज़ा खून टपकाने लगता है। खून अनियंत्रित बहता रहता है और उस समय इसकी आक्रमण शक्ति 1/3 रह जाती है।
लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फायदा था जो फैंग युआन को बेहद पसंद आया। इसे खिलाना आसान था। गोल्डन मून, फ्रॉस्ट मून और इल्यूजनरी मून की तुलना में ये बहुत आसान था। इसका भोजन अब मून ऑर्किड फ्लावर की पंखुड़ियां नहीं बल्कि ताज़ा खून था। हालांकि खून की मात्रा ज्यादा चाहिए थी, पर किसी भी तरह का खून चल जाता था। पश्चिमी रेगिस्तान में ये समस्या हो सकती थी, लेकिन सदर्न बॉर्डर के जंगल और पहाड़ों में तरह तरह के जंगली जानवर थे। उन्हें मारकर खून निकालना बेहद आसान था। ब्लड मून गू के लिए भोजन सदर्न बॉर्डर में हर जगह मौजूद था। अब मुझे सिर्फ ब्लड मून गू को रिफाइन करना है, फैंग युआन ने मन ही मन तय किया। रिफाइनमेंट की सारी विधियां और सावधानियां उसने याद कर ली थीं। उसके पास मून ग्लो गू पहले से था, लेकिन ब्लड एसेंस गू पाना थोड़ा मुश्किल था। ब्लड एसेंस गू कीमती था। ये गू मास्टर के खून की भरपाई कर सकता था। जिसके पास ये होता वो हमेशा ऊर्जावान रहता, और अगर चोट लगने से बहुत खून भी बह जाए तो वो आसानी से पूरा कर लेता। इस वजह से उनकी युद्ध में जीवित रहने की संभावना दूसरों से कहीं अधिक होती। शियोंग जियांग को कभी ब्लड एसेंस गू की बड़ी चाहत थी। अगर ब्लड एसेंस गू को रोमिंग ज़ॉम्बी गू के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाते। वो लंबे समय तक ज़ॉम्बी बना रह सकता और कोई बड़ी समस्या नहीं आती। वो रैंक 2 का धनी गू मास्टर था और उसकी स्थिति भी ऊंची थी, लेकिन मौत तक भी वो ये इच्छा पूरी न कर पाया। गुप्त कक्ष में फैंग युआन ने चट्टानों की मेज पर रखे डिजिटल शेड गू पर दोबारा नजर डाली। आज समय अभी भी बचा हुआ था। 15 मिनट में से उसने सिर्फ 5 मिनट खर्च किए थे। अभी 10 मिनट और बचे थे। पीला डिजिटल शेड गू रैंक 4 रेसिपीज रिकॉर्ड करता था। बैंगनी डिजिटल शेड गू रैंक 5 रेसिपीज रिकॉर्ड करता था। इन डिजिटल शेड गू का मालिक हमेशा से सीक्रेट हॉल के क्लैन एल्डर्स रहे थे, लेकिन उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी क्लैन की थी। गू वर्म्स उधार लिए जा सकते थे, बशर्ते उनमें मौजूद विल मान जाए। डिजिटल शेड गू में सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर की विल जुड़ी होती है। फैंग युआन अब नया क्लैन एल्डर बन चुका था, इसलिए सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर ने उसे मान्यता दी और वो डिजिटल शेड गू के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन रैंक 4 और 5 रेसिपीज देखने का अधिकार फैंग युआन को नहीं था, इसलिए पीला और बैंगनी डिजिटल शेड गू उसके प्राइमेवल एसेंस से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। असल में अगर कोई जंगली नेचुरल गू वर्म भी हो तो उसे मान्यता पाई जा सकती है। बीस्ट किंग्स भी इसी वजह से गू वर्म्स की शक्तियां उधार ले पाते हैं। इंसानों में भी ऐसा होता है, जैसे रैंक 5 रिवर स्वॉलोइंग टोड और जियांग फैन की कहानी। फैंग युआन चाह ले तो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की ऑरा का इस्तेमाल करके इन गू वर्म्स को रिफाइन कर सकता था और रेसिपीज हासिल कर सकता था। यह संभव था, लेकिन उसके नतीजे वो इस समय संभाल नहीं सकता, और इतना फायदा भी नहीं कि वो ऐसा जोखिम उठाए। असल में सबसे कीमती नुस्खा ये रैंक 4 या 5 वाले नहीं, बल्कि मूनलाइट गू को रिवर्स इंजीनियर करने का है। ये गू सबसे पहले जनरेशन क्लैन लीडर ने बनाया था और उसी से सैकड़ों सालों में ये इतना बड़ा ढांचा और व्यवस्था बनी। फैंग युआन ने सोचा। गू फ्यूजन का मतलब होता है निचले रैंक के गू वर्म्स को ऊंचे रैंक में बदलना, और रिवर्स फ्यूजन का मतलब होता है ऊंचे रैंक के गू वर्म्स को फिर से निचले रूप में बदलना। ऊपर उठने और नीचे आने की प्रक्रिया अलग होती है और नतीजे में बिल्कुल अलग गू वर्म्स मिल सकते हैं। मूनलाइट गू कोई नेचुरल गू वर्म नहीं था, बल्कि पहले जनरेशन क्लैन लीडर ने रिवर्स फ्यूजन से इसे बनाया था। इस दुनिया में ज्यादातर गू वर्म्स नेचुरल नहीं, बल्कि गू मास्टर्स ने नेचुरल वर्म्स के आधार पर नए बनाए हैं। इसी कारण फैंग युआन जैसे के पास 500 साल का अनुभव होने पर भी वो पूरे गू इकोलॉजी को नहीं जानता था, और हर क्लैन के पास एक या कुछ अनोखे गू वर्म्स जरूर होते हैं। ये दुर्लभ नेचुरल नहीं, बल्कि रिवर्स फ्यूजन से बने नए होते हैं। इन्हीं के आधार पर क्लैन अपनी अनोखी ताकत विकसित करते हैं। गुयू क्लैन का मूनलाइट गू, जियोंग क्लैन का बेयर स्ट्रेंथ गू, बाई क्लैन का स्ट्रीम गू सब इसी तरह बने थे। अगर कोई साधारण और मशहूर गू वर्म इस्तेमाल करे तो उसे हराना आसान होता और उसकी पूरी ताकत का तोड़ निकल सकता था। किसी क्लैन की नींव प्राइमेवल स्प्रिंग होती है, जिससे प्राइमेवल स्टोन्स पैदा होते हैं। उसके बाद एक अनोखा गू वर्म जो दूसरों को पूरी तरह उसकी ताकत समझने से रोक सके, और आखिर में ब्लड लाइन जो पूरे क्लैन को एक सूत्र में बांधती है। इसीलिए रैंक 1 मूनलाइट गू को कम मत समझो। उसका रिवर्स फ्यूजन नुस्खा रैंक 4 या 5 रेसिपीज से कहीं अधिक कीमती है। मूनलाइट गू का रिवर्स फ्यूजन रेसिपी सामान्यतः क्लैन लीडर के पास रहता है। क्लैन लीडर के अलावा उसी समय का सबसे वफादार क्लैन एल्डर भी इसे जानता है। साथ ही मूनलाइट गू रेसिपी का डिजिटल शेड गू भी कहीं छुपाकर रखा जाता है। फैंग युआन इस गुप्त कक्ष से वो रेसिपी हासिल नहीं कर सकता था। इस रेसिपी की कीमत बहुत ऊंची है। अगर जाने से पहले मुझे मिल जाए तो सबसे अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है। फैंग युआन इस बारे में बिल्कुल शांत था, क्योंकि वो अभी किसी संगठन या ताकत की नींव रखने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए मूनलाइट गू का रेसिपी उसके लिए अनिवार्य नहीं था। लेकिन ब्लड मून गू और बाकी रैंक 3 रेसिपीज ही अभी मेरी जरूरत हैं। हालांकि फैंग युआन रैंक 3 बन चुका था और उसके पास व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस था, लेकिन उसके सारे गू वर्म्स रैंक 3 नहीं थे, इसलिए वो एक सच्चे रैंक 3 गू मास्टर की शक्ति नहीं दिखा सकता था। मेरे पास थंडरविंग्स गू और स्काई कैनोपी गू है।
अगर ब्लड मून गू रिफाइन कर लिया तो मेरे पास 3 गू वर्म्स हो जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। साधारण गू मास्टर्स क्लैन पर निर्भर रहते हैं। क्लैन के सहयोग और संसाधनों के सहारे उन्हें सिर्फ 3-4 गू वर्म्स चाहिए होते हैं। लेकिन फैंग युआन को साउदर्न बॉर्डर घूमना है और अपना गांव छोड़ना है, इसलिए उसे कम से कम 6 गू वर्म्स चाहिए जो हर परिस्थिति संभाल सकें। अपने अनुभव से उसे पता था कि 6 गू वर्म्स अटैक, डिफेंस, हीलिंग, स्टोरेज, रिकॉन और मूवमेंट, इन 6 एट्रीब्यूट्स में होने चाहिए, तभी पूरी सहायता मिलती है। अटैक के लिए ब्लड मून गू किसी तरह काम चलेगा। डिफेंस के लिए उसके पास स्काई कैनोपी गू है। मूवमेंट के लिए थंडरविंग्स गू बहुत एसेंस खाता है पर उड़ने की शक्ति देता है और बेहद ताकतवर है। हीलिंग के लिए 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास थोड़ा कमजोर है। यह रैंक 2 है और इसका एडवांसमेंट विकल्प भी फैंग युआन को संतोषजनक नहीं लगता था। रैंक 2 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास की उपचार शक्ति बहुत खास नहीं थी। इसका सिर्फ एक फायदा था कि ये रैंक 1 वाइटैलिटी लीव्स पैदा करता था, जिन्हें बेचकर फैंग युआन को लगातार प्राइमीवल स्टोन्स मिलते रहते, जैसे कोई मनी ट्री। लेकिन आगे चलकर उसे ऐसी जगह जाना था जहां इंसान नहीं होंगे। वहां वाइटैलिटी लीव्स बनाने पर भी उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा। रिकॉन के लिए अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का दायरा बहुत बड़ा था, इसलिए रैंक 2 होते हुए भी ये काम का था। स्टोरेज का कोई गू फैंग युआन के पास नहीं था, लेकिन यह सबसे अहम था क्योंकि अकेले यात्रा शुरू करने के बाद सामान सबसे जरूरी होता है और यही बाकी 5 एट्रीब्यूट्स की नींव बन सकता है। गू वर्म्स को खिलाने का सामान, अपना खाना और प्राइमीवल स्टोन्स सब कुछ इसी में रखना होता। प्राइमीवल स्टोन्स के बिना गू मास्टर कल्टिवेट नहीं कर सकते। इस मामले में फैंग युआन के पास कोई प्रगति नहीं थी। जब तक उसे कोई अच्छा स्टोरेज गू नहीं मिलता, वो गांव नहीं छोड़ेगा। स्टोरेज गू में पहला गुण होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हर चीज के लिए हो सके, भोजन और प्राइमीवल स्टोन्स दोनों रखे जा सकें। दूसरा ये कि उसे खिलाना आसान हो और तीसरा ये कि उसमें रखी चीजें लंबे समय तक खराब न हों। लेकिन तीनों क्लैंस के रिसोर्स बोर्ड पर भी मुझे कोई गू वर्म पसंद नहीं आया। लगता है चीफ एक्शन पर दबाव डालकर ही उनकी आखिरी बचत निचोड़नी पड़ेगी। 15 मिनट पूरे होने पर फैंग युआन सुरंग से बाहर निकला और सोचता रहा। लॉर्ड फैंग युआन, नमस्ते। बाहर एक मध्य उम्र का गू मास्टर खड़ा था जो खास तौर पर उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? वो व्यक्ति मुस्कराया। मैं गु युएची झोंग हूं, वर्तमान में मेडिसिन हॉल का एक्टिंग क्लैन एल्डर। तो ये वही है। फैंग युआन ने पहचान लिया और उसे गौर से देखा। गु युएची झोंग का रूप सधा हुआ था, चौकोर चेहरा और गंभीरता का आभास। फैंग युआन की तरह वो भी क्लैन एल्डर था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन रैंक 3 मिडिल स्टेज थी। जब फैंग युआन ने गु युए याओजी को बेहोश किया था, तब गु युएची झोंग को अस्थायी रूप से मेडिसिन हॉल की कमान दी गई थी और उसकी पत्नी मेडिसिन फैक्शन की महत्वपूर्ण सदस्य थी। इसलिए यह गु युए बो की राजनीतिक चाल थी ताकि दोनों फैक्शंस के बीच संतुलन बना रहे। लेकिन चाहे जो भी हो, गु युएची झोंग इस पद तक पहुंच ही गया था। ये 300 प्राइमीवल स्टोन्स हैं, क्लैन एल्डर्स का इस सप्ताह का पे आउट। मुझे पता था आप यहां हैं, इसलिए मैं ये साथ ले आया। उम्मीद है आपको मेरा ये खुद से कदम उठाना बुरा नहीं लगेगा, गु युएची झोंग ने कहा और फैंग युआन को एक थैली थमा दी। ये आदमी फैंग युआन ने आंखें सिकोड़ते हुए थैली ली। क्लैन एल्डर्स का पे आउट उन्हें खुद लेना पड़ता था, लेकिन गु युएची झोंग उसका भी इंतजाम कर सकता था। ये उसके क्लैन में प्रभाव और सामाजिक दायरे का इशारा था, और ये इशारा सही समय पर आया था। ये एक प्रकार की सद्भावना दिखा रहा था और आक्रामक भी नहीं था। सच कहूं तो लॉर्ड फैंग युआन, मैं आपसे मिलने खुद आया हूं क्योंकि मुझे आपसे एक काम है। फिर उसने सीधे मुद्दे पर आकर अपनी मंशा बता दी। ओह, तुम चाहते हो कि मैं 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंप दूं? फैंग युआन ने गहरी गंभीरता का भाव दिखाया। गु युए याओजी लंबे समय से फैंग युआन के 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास पर नजर गड़ाए बैठी थी। इसी वजह से उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के ट्रांसफर की पॉलिसी बना दी। लेकिन फैंग युआन जब रैंक 3 पर पहुंचकर एल्डर बन गया तो उसने जोरदार पलटवार किया। उसी पलटवार से गु युए याओजी बेहोश होकर गिर पड़ी और वहीं से गु युएची झोंग सामने आए। नए ऑफिसर को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ती है, इसलिए गु युएची झोंग खुद पहल करके फैंग युआन से मिलने आए और उसे मनाने लगे कि वो 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंप दे। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपना ये ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है, फैंग युआन ने थोड़ी देर सोचकर कहा। कहावत है, जो कल सच था वो आज सच हो, ये जरूरी नहीं। अब हालात बदल चुके थे। पहले गु याओजी जब फैंग युआन से 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास छीनना चाहती थी तो वो आदेश की तरह था, चाहे मन हो या ना हो उसे देना ही पड़ता। लेकिन अब फैंग युआन भी एल्डर बन चुका था। उसका दर्जा गु याओजी और बाकी एल्डर्स के बराबर था, सिर्फ क्लैन लीडर गु बो से नीचे। ऐसे में गु युएची झोंग का ये कहना कोई आदेश नहीं बल्कि एक तरह का लेन देन था। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सचमुच बहुत कीमती था। इसकी पत्तियों से वाइटैलिटी मिलती थी और ये अपने आप में कमाई का एक छोटा सा स्रोत था। इसकी मांग हमेशा बनी रहती थी। फैंग युआन भी अब कई सारे गू वर्म्स पाल रहा था और उनके खाने का बड़ा हिस्सा इसी ग्रास से पूरा होता था। मगर इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो बेचा न जा सके।
सवाल बस इतना था कि मुनाफा कितना है। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास कीमती था, लेकिन अगर सही कीमत मिले तो क्यों ना उसे बेचा जाए। गू वर्म्स तो सिर्फ औजार थे, इंसान के मकसद और महत्वाकांक्षा पूरे करने के तरीके। फिर चाहे वो स्प्रिंग ऑटम सिकेडा ही क्यों ना हो, अगर सही हालात हों तो उसे भी छोड़कर उससे बड़ा फायदा क्यों ना लिया जाए। फायदा पाना है तो पहले छोड़ना सीखना पड़ता है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने गुये युएची झोंग की ओर देखा। गुये यूची झोंग ने उसकी नीयत समझी और मुस्कुराए। अगर सर 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास देने को तैयार हों तो मैं आपको ये कमांड टोकन देने के लिए राजी हूं। ये कहते हुए उन्होंने एक टोकन निकाला। उस टोकन की डिजाइन बहुत साधारण थी। ये त्रिकोण आकार का था, किनारे चिकने थे, सामने लिखा था प्राइज टोकन और पीछे लिखा था रिवॉर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। Price token, reward contributions. सर, आप अभी नए एल्डर बने हैं, शायद आपको कुछ बातें मालूम न हो। ये प्राइस टोकन सिर्फ उन्हीं गो मास्टर्स को दिया जाता है जिन्होंने क्लैन के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की हो। एल्डर्स में भी बहुत कम लोगों के पास ये होता है। इस टोकन से आप क्लैन की अंडरग्राउंड गू केव में जाकर अपनी पसंद का कोई भी गू वर्म चुन सकते हैं। उस केव में कई दुर्लभ और कीमती गू वर्म्स हैं। एक्सचेंज बोर्ड के टॉप 10 गू वर्म्स में से 4 वहीं से लिए गए हैं। फैंग युआन तुरंत ही प्रभावित हुआ। उसे हैरानी नहीं हुई। आखिर गुये यू क्लैन सदियों से खड़ा था, उनके पास ट्रम्प कार्ड्स और गुप्त जमा पूंजी होना लाजमी था। असल में हर पुराना क्लैन अपनी सीक्रेट जगहों पर गू वर्म्स जमा रखता था, लेकिन उन्हें पाना आसान नहीं था। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती थी और क्लैन के प्रति लॉयल्टी भी साबित करनी पड़ती थी। फैंग युआन तो अभी अभी एल्डर बना था, उसके पास ऐसे क्वालिफिकेशंस नहीं थे। मुझे क्लैन छोड़ना है तो स्टोरेज गू चाहिए। ये टोकन अच्छा विकल्प है, लेकिन फैंग युआन को चिंता थी। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास छोड़ भी दे तो भी कोई फर्क नहीं था। अभी काम का था, लेकिन आगे चलकर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना था। उसकी हीलिंग पावर बहुत ऑर्डिनरी थी और पत्तियां लगातार काम नहीं करती थीं। फैंग युआन को डर था कि अंडरग्राउंड केव में उसकी जरूरत का गू वर्म हो भी पाएगा या नहीं। गुये यूची झोंग ने फैंग युआन के एक्सप्रेशन को देखकर गलतफहमी में समझ लिया कि वो झिझक रहा है। वो बोले, अंडरग्राउंड केव में रैंक 3 ही नहीं, रैंक 4 गू वर्म्स भी हैं। एल्डर फैंग युआन, आपको घाटा नहीं होगा, और अगर कभी पछतावा हुआ तो हम बाद में बदल भी सकते हैं, वो भी सीक्रेट तरीके से। फैंग युआन ने ऊपर देखा और गुये यूची झोंग की तरफ फिर से गौर किया। ये आदमी काबिल है, उसने मन ही मन सोचा। नए ऑफिसर को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। गुये यूची झोंग को ये बात अच्छे से मालूम थी। वो क्यों प्रमोट हुए थे ये भी जानते थे। क्लैन लीडर, चीफ फैक्शन और मेडिसिन फैक्शन तीनों के बीच संतुलन बनाना और साथ ही अपनी क्षमता दिखाना। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास का ट्रांसफर उनके लिए खास मायने रखता था, इसलिए वो इसके लिए ऊंची कीमत देने को भी तैयार थे। फैंग युआन मन ही मन सोचने लगा, दुनिया बहुत बड़ी है, टैलेंट हर जगह है। वुल्फ टाइड में पुराने लोग बलि चढ़ रहे हैं और नए लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से यह भी सुधार है जिससे क्लैन जीवित रह सके और हमेशा ऊंचा खड़ा रहे। बहुत ज्यादा पुराने लोग रह जाएं तो संगठन सड़ने लगता है, इसलिए एलिमिनेशन जरूरी है। गुये यूची झोंग इसका जीता जागता उदाहरण था। ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर चलती है। जिस तरह शरीर मेटाबॉलिज्म से जीवित रहता है, उसी तरह गू मास्टर को भी बार बार बदलना पड़ता है, वही आगे बढ़ सकता है। यह सोचते हुए फैंग युआन ने टोकन स्वीकार कर लिया और 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंप दिया। क्योंकि उसने खुद ट्रांसफर किया था, इसलिए ची झोंग तुरंत उसे रिफाइन कर सके। जैसे ही ग्रास गू एपर्चर में समाया, उसने राहत की सांस ली। उसकी अपनी एम्बिशंस थीं। अभी टेम्पररी मेडिसिन हॉल एल्डर बनने का मौका उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर वो इसे संभाल लेता तो शायद स्थायी पद भी पा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे तीनों पक्षों से समझौते करने पड़ते। राजनीति दरअसल समझौते की कला है। याओजी कुछ नहीं कर सकी थी, लेकिन सीट मिलते ही उसने फैंग युआन से 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास दिलवा दिया। इससे मेडिसिन फैक्शन को खुश किया, याओजी के छोड़े हुए राजनीतिक मामले सुलझाए और अपनी क्षमता भी दिखाई। इसीलिए उसने बिना झिझक प्राइस टोकन दे दिया, जो उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। लॉर्ड चीजोंग, आपसे बात करके सच में अच्छा लगा। क्या आपके पास अभी थोड़ा और समय है? फैंग युआन ने टोकन संभालते हुए कहा। गुये यूची झोंग की आंखें चमकी, वो थोड़े हैरान हुए। थोड़ी देर बाद एक हॉल में, हम दोनों एल्डर्स को प्रणाम करते हैं। फैंग युआन के अंकल और आंट ने झुककर नमस्कार किया। वे बहुत आदर के साथ साथ थोड़े डरे हुए भी थे। जब से फैंग युआन के एल्डर बनने की खबर फैली, वो युवाओं के लिए मिसाल बन गया था, लेकिन उसके अंकल और आंट के लिए ये डर और सदमा दोनों लेकर आया। वो तो सी ग्रेड टैलेंट था, फिर इतनी जल्दी रैंक 3 और एल्डर कैसे बन गया? गुये यू फैंग झिंग, जो ग्रेट टैलेंट था, वो भी अभी रैंक 2 अपर स्टेज तक ही पहुंचा था। सदमे के बाद डर ने जगह ले ली। उन्हें अपने किए याद आए, कैसे उन्होंने फैंग युआन को सताया और बुरा व्यवहार किया। अब डर था कि सफलता पाकर वो उनसे बदला न ले ले। लेकिन फैंग युआन खुद उनके दरवाजे आया और साथ में एक एल्डर भी लाया। ये लोग अच्छे इरादों से नहीं आए। गुये यू डोंग तूने मन ही मन सोचा। फैंग युआन मुस्कुराया। अंकल, आंट, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं।
भले ही मैं एल्डर बन गया हूं, लेकिन मैं आपका भतीजा ही हूं। आइए बैठते हैं। इतना कहकर वो मुख्य सीट पर बैठ गया। गुये यूची झोंग उसके बगल में बैठे। ये वही सीटें थीं जहां आमतौर पर अंकल और आंट बैठते थे, लेकिन इस बार वे बिना किसी आपत्ति के संकोच और डर से नीचे की सीट पर बैठ गए। सेवक चाय लेकर आए। गुयुची झोंग चुप रहे और चाय नहीं पी, लेकिन फांग युआन ने आराम से घूंट भरा और पूछा, अंकल आंटी हालचाल कैसे हैं? फांग युआन मुस्कुराकर पूछ रहा था, लेकिन उनके लिए ये मुस्कान गुस्से से भी ज्यादा डरावनी थी, खासकर आंटी के लिए। उसे याद था कि कैसे उसने फांग युआन को अपमानित किया था और वो कांपने लगी। अंकल ने आंसू निकालते हुए कहा, अरे वुल्फ टाइड ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। टैवर्न बंद हो गई और बांस के मकानों का किराया भी गिर गया। हालत इतनी खराब है कि भुखमरी तक पहुंच गई है। वो पहले बहुत तंदुरुस्त दिखते थे, लेकिन अब चेहरा पीला पड़ गया था, कनपटी के बाल सफेद हो चुके थे और झुर्रियां साफ दिखती थीं। लेकिन फांग युआन जानता था कि उसका अंकल कई साल से टैवर्न चला रहा था, उसके पास बचत जरूर होगी। अभी ये बेचारगी का नाटक कर रहा था ताकि फांग युआन का दिल पिघल जाए। अंकल तो बड़े होशियार रहते हैं, लेकिन अपने मामले में इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? अगर मैं बदला लेने आता तो क्या गुयुची झोंग को साथ लाता? फांग युआन मन ही मन हंसा। उसे अंकल और आंटी पसंद नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे बेकार थे। उसने कहा, अंकल आंटी, आपने मुझे हमेशा संभाला है। मेरी आज की सफलता आपके ही पालन पोषण का नतीजा है। मुझे अभी अभी एल्डर पेआउट मिला है। ये 300 प्राइमल स्टोन्स आप रख लीजिए। ये कहकर उसने पैसे की थैली उनके सामने रख दी। ये गुयु डोंग तु का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और अविश्वास सब एक साथ थे। बगल में आंटी भी थैली देखती रह गई, जैसे दंग रह गई हो। ये क्या हो रहा है? बदला लेने के बजाय हमें पैसे मिल रहे हैं। फांग युआन की बातें उनके कानों में चुभ रही थीं। आपने अच्छी देखभाल की और पालन पोषण, ये शब्द उन्हें व्यंग्य जैसे लगे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर ये चाहता क्या है? हमारा मजाक उड़ा रहा है या कुछ और? वे झिझकते रहे और थैली लेने से डरते रहे। गुयुची झोंग ने ठंडी आवाज में कहा, ये एल्डर फांग युआन की ओर से आपकी सेवा है, स्वीकार कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अंकल ने जल्दी से सिर हिलाया और थैली पकड़ ली। चाहे उसे हिडन एल्डर ही क्यों न कहते हों, मेडिसिन हॉल एल्डर के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। वो पैसे पकड़कर सोच रहा था कि ये गर्म अंगारे जैसे हाथ जला देंगे। फांग युआन बोला, अब जब अंकल ने स्वीकार कर लिया तो मैं चलता हूं। अंकल और आंटी उन्हें विदा करने दौड़े, लेकिन फांग युआन ने रोका। कोने में खड़ी मदर शेन ने चैन की सांस ली और अपनी बेटी शेन कुई से कहा, अब और मत देखो। शेन कुई का चेहरा बुझा हुआ था। उसने फांग युआन और ची झोंग को जाते हुए घूरा, जब तक वे पूरी तरह गायब न हो गए। उसने धीरे से कहा, माँ, क्या मैंने गलत फैसला लिया? एक एल्डर 3 पत्नियां रख सकता है। अगर उसने शुरू से वफादारी दिखाई होती तो शायद वो फांग युआन की कॉन्क्यूबिन भी बन सकती थी। मदर शेन ने बेबसी से सिर हिलाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फांग युआन सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड होते हुए भी यहां तक पहुंच जाएगा। बेटी, हिम्मत रखो। फांग जेंग ये ग्रेड एप्टीट्यूड वाला है, वो भी बड़ा बनेगा। हाँ, शेन कुई ने जवाब दिया। उसकी आंखों में हल्की चमक लौटी। इस दुनिया में एक साधारण इंसान की हैसियत कितनी छोटी और तुच्छ होती है। उसके पास ऐसा क्या था जिससे महान गुमास्टर्स का दिल जीत सके? वो पहले ही फांग जेंग को अपना शरीर दे चुकी थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी थी और अब वो पीछे नहीं लौट सकती थी। हाउल। चारों तरफ से 4 फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर जोर से हुआ किया। पिट पाट। बारिश ऊपर से गिर रही थी। पर्दे जैसी पानी की लकीरें एक दूसरे से मिल रही थीं और काले बादल आसमान में घूम रहे थे, जिससे मौसम अंधेरा हो गया और बहुतों की नजर धुंधली हो गई। जल्दी करो, उत्तरी गेट पर ब्रीच हो गया है। जल्दी वहां जाओ शेंगनान ग्रुप। हीलिंग गु मास्टर, यहां एक बुरी तरह घायल है। मारो मारो मारो, इन कमीने भेड़ियों को खत्म करो। भेड़ियों की चिल्लाहट का जवाब गु मास्टर्स की आवाजों से मिल रहा था। लगभग सब लोग खून में नहाए हुए पागलों की तरह लड़ रहे थे। गांव के चारों तरफ लड़ाई चल रही थी जो आग की तरह फैल गई थी। लोगों की जयकार, भेड़ियों की चिल्लाहट, बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट आपस में मिलकर गूंज रही थी। गिनती से बाहर लाइटनिंग वुल्व्स गांव की दीवारों की तरफ दौड़ रहे थे। दीवार के सामने लगा गड्ढा जाल अब मोटी भेड़ियों की लाशों से भर चुका था और आगे से निकलने वाले बहादुर लाइटनिंग वुल्व्स के साथ मिलकर पूरी झुंड और ताकत से हमला कर रही थी। रैंक 1 और रैंक 2 गु मास्टर्स सामने की लाइन पर बहादुरी से लड़ रहे थे। बड़ी मात्रा में मून ब्लेड्स उड़कर भेड़ियों के झुंड पर गिर रहे थे और कई लाइटनिंग वुल्व्स मर रहे थे। लेकिन भेड़ियों के झुंड अब भी बिजली की धारियां और बिजली के गोले गांव की तरफ भेज रहे थे, जिससे कई लोग घायल और मारे जा रहे थे। एल्डर फांग युआन, ये मेडिसिन हॉल की ताज़ा चोटों की रिपोर्ट है, कृपया देखिए। एक संदेश पहुंचाने वाला गु मास्टर जल्दी आया और फांग युआन को देखकर आदर से सलाम किया और दोनों हाथों से रिपोर्ट सौंप दी।
अब फांग युआन रैंक 3 गू मास्टर था, इस वजह से क्लैन एल्डर बन चुका था और क्लैन ने उसे पश्चिमी इलाके को दबाने का काम दिया था। फांग युआन ने मैदान से नजर हटाई और रिपोर्ट ली और गू मास्टर से कहा, तुम जा सकते हो। गू मास्टर ने सम्मान दिया और तुरंत निकल गया। उसकी रफ्तार तेज थी और गू वॉर्म से अपने शरीर को तेज करके वो तुरंत अगले इलाके में निकल गया। जो भी गू मास्टर सूचना पहुंचाने का काम करता था, उसके पास कम से कम एक मूवमेंट असिस्ट गू वॉर्म होता था, कुछ के पास 2 तक होते थे। फांग युआन ने रिपोर्ट खोली और देखा। रिपोर्ट में दिए गए घायलों की संख्या काफी चौंकाने वाली थी। अब तक भेड़ियों का झुंड गांव पर 10 से ज्यादा बार हमला कर चुका था। क्लैन के गू मास्टर्स की चोट और मौत बहुत गंभीर थी। यही कारण था कि एल्डर्स परेशान थे और मेडिसिन हॉल का काम संभालने वाला गू यू ची झोंग और भी दबाव में था। वो बीच उम्र का आदमी था, पर कुछ ही दिनों में उसके सफेद बाल निकल आए। लेकिन फांग युआन के पास पिछली जिंदगी की यादें थीं, इसलिए वो पहले से मानसिक रूप से तैयार था और उसे कोई हैरानी नहीं हुई। ये भेड़ियों की लहर गुयू क्लैन के इतिहास में सबसे गंभीर में से एक है। ऐसी चोट और मौत टाली नहीं जा सकती। उसने मन में सोचा और हथेली में मूनलाइट जमा करके रिपोर्ट को जलाकर राख कर दिया। ये रिपोर्ट सिर्फ क्लैन एल्डर्स देख सकते थे। अगर आम लोगों में पहुंच जाती तो समाज में अशांति फैल जाती। इसके बावजूद गुयू क्लैन पहले ही घबराहट में था। अस्थिरता की भावना रोज बढ़ रही थी। इस समय फांग युआन की हथेली में चमकने वाला मूनलाइट अब नीला नहीं बल्कि खून जैसा लाल था। ये रैंक 3 ब्लड मून गू था। इस गू को रिफाइन करने में फांग युआन एक बार असफल हुआ और दूसरी बार में सफल हुआ। सामग्री तो उसने स्वाभाविक ही गुयूची लियान से जबरदस्ती निकाली। फांग युआन ने आंखें बंद की और मन को अपने एपर्चर में ले गया। अंदर की दीवारें बराबर अंतराल पर चमक और धुंधली हो रही थीं। बिना किसी अशुद्धि के ये पूरी तरह श्वेत अवस्था थी। उसका प्राइमेवल एसेंस पूरा सफेद था, लेकिन उसमें चांदी की धातु जैसी चमक थी। ये रैंक 3 गू मास्टर का व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस था। पानी सागर में जमा होता है, उसके एपेचर में ये एक व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल सी था। ऊपर पहले काला लाल अवशेष था, लेकिन अब वो नहीं रहा। क्लेंजिंग वाटर गू जो उसने गू यूएची लियान से निकाला था, वो पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। मान 20 लाइफ बेरियल गू का साइड इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन ये सब कीमत लेकर हुआ। फैंग युआन की एप्टीट्यूड थोड़ी घट गई। 44% सी ग्रेड एप्टीट्यूड मैन 20 लाइफ बेरियल गू के कारण 2% घटकर अब 42% रह गई। लेकिन ये कीमत फैंग युआन पहले से तैयार था चुकाने के लिए। असल में ये सब गू यूएची लियान की वजह से ही मुमकिन हुआ। अगर क्लेंजिंग वाटर गू न मिलता और वो काला लाल अवशेष और ज्यादा प्राइमेवल एसेंस को खराब करता तो एप्टीट्यूड और घट जाती। एक सफेद खोल और काले धब्बों वाली लेडीबग हवा में नाच रही थी। ये स्काई कैनोपी गू था। स्टेल्थ स्केल्स गू जो पत्थर मछली जैसा था, वो प्राइमेवल सी के गहराई में छिपा था। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म लहरों के साथ ऊपर खेल रहा था। नया रिफाइन किया हुआ ब्लड मून गू मूनलाइट गू जैसा दिखता था। फैंग युआन की दाहिनी हथेली में लाल अर्धचंद्र का निशान बनकर रहता था। रैंक 3 थंडर विंग्स गू उसकी पीठ पर बिजली के 2 टैटू के रूप में था। ध्यान देने लायक बात थी स्प्रिंग ऑटम सिकाडा। उसकी हालत अब बेहतर थी और तेजी से ठीक हो रहा था। ये देख फैंग युआन खुश भी था और चिंतित भी। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रैंक 6 था, लेकिन वो अभी रैंक 3 था। इस समय उसका एपर्चर पूरी तरह ठीक हुए स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को संभाल नहीं सकता था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की आभा और ताकतवर हो रही थी, जैसे कागज की नली में पत्थर भरना। एपर्चर उसे संभाल नहीं पाएगा। अगर कोई रास्ता न रहा तो मुझे इसे शरीर के बाहर ही पालना पड़ेगा। फैंग युआन ने आह भरी। इसका बड़ा असर होगा। रैंक 6 गू वर्म्स डाव से जुड़े होते हैं। उनमें स्वर्ग और धरती के नियमों के टुकड़े होते हैं। अगर लंबे समय तक बाहर रखा जाए और गू वर्म सोया न हो तो ये प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल पैदा करेगा और तरह तरह की प्राकृतिक घटनाएं होंगी, जिससे दूसरे ताकतवरों का ध्यान और लालच खिंच जाएगा। लेकिन मजबूरी में यही करना पड़ेगा। हाउल इस समय सबके कानों में एक जोरदार भेड़िए की चिल्लाहट गूंजी। फैंग युआन सतर्क हो गया। लॉर्ड क्लैन एल्डर फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ ने लड़ाई में प्रवेश कर लिया है। गू युए जियांग जियान और 2 एल्डर्स पूर्वी गेट पर उसे रोक रहे हैं। वे चाहते हैं आप जाकर मदद करें। एक गू मास्टर घबराकर रिपोर्ट करने आया। क्रैक बिजली की आवाज हुई और फैंग युआन की पीठ से 2 पंख उगाए। ये पंख नीली बिजली से बने थे। आकार सरल और अमूर्त था, लेकिन एक बार फड़फड़ाने से फैंग युआन आसमान में उड़ गया और तेजी से पूर्वी गेट की तरफ निकल पड़ा। सीधी उड़ान में कुछ ही सांसों में फैंग युआन युद्ध भूमि पर पहुंच गया। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ पूर्वी गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था और कुछ क्लैन एल्डर्स दरवाजे पर डटकर उससे लड़ रहे थे। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ अचानक उछला और अपनी पूंछ घुमाकर कोने में खड़ी एक महिला रैंक 1 गू मास्टर पर झपट पड़ा। उस गू मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कानों में हवा की आवाज गूंजी और दिल में चीख उठी, अब मैं मर गई। उसकी क्षमता न बचने की थी न झेलने की, लेकिन इस खतरनाक पल में आसमान से एक साया उतरा और उसे बाहों में भर लिया। युवती को दुनिया घूमती महसूस हुई। जब होश आया तो देखा कि वो हवा में उड़ रही थी और नीचे से भेड़िए की पूंछ गुजरी थी। पास का 2 मंजिला बैम्बू बिल्डिंग उस वार से कांप रहा था। उसका चेहरा और मुरझा गया। अगर वो पूंछ सीधा लग जाती तो उसका मांस का लोथड़ा बन जाना तय था। फिर उसे समझ आया कि उसकी जान बच गई।
किसने बचाया? उसने नजर उठाई और दंग रह गई। ये वही था, गु युए फांग युआन। तुरंत उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे शब्दों में कहना मुमकिन नहीं था। वो और फैंग युआन क्लासमेट थे। फैंग युआन ने उससे प्राइमीवल स्टोन्स छीने थे। इस वजह से वो उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसकी उपलब्धियां देखकर चकित भी थी। खासकर एल्डर बनने की खबर सुनकर वो दंग रह गई थी और मन ही मन उसकी तारीफ भी करती थी। उसकी तुलना में वो भी सी ग्रेड टैलेंट थी, पर अब भी रैंक 1 पर ही थी। अब वही फैंग युआन उसकी जान बचा चुका था। वो उसका सच्चा लाइफ सेवर बन गया था। वो फैंग युआन के प्रति आभारी हो गई और शौक और एडमिरेशन में उसका पुराना गुस्सा भी गायब हो गया। यहाँ का बैटलफील्ड बहुत खतरनाक है, दूर हट जाओ। फैंग युआन ने पंख फड़फड़ाकर उसे नीचे उतारा। उसे इस युवती की थोड़ी याद थी। शायद वो क्लासमेट थी, लेकिन उसका नाम याद नहीं आया। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया, अब उड़कर नहीं बल्कि दौड़कर बैटलफील्ड में प्रवेश किया। थंडरविंग्स गु की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन प्राइमीवल एसेंस की खपत और तेज थी। फैंग युआन सी ग्रेड टैलेंट होने की वजह से रैंक 3 गु मास्टर्स में एसेंस भंडारण में सबसे नीचे था, इसलिए उसे औरों से ज्यादा एसेंस बचाना पड़ता था। Blood Moon GU. उसने एक मून ब्लेड फेंका। मून ब्लेड खून लाल रंग का था और फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के शरीर से टकराकर ऐसा घाव कर गया जिससे खून लगातार बहने लगा। युवती की नजर अब भी फैंग युआन पर टिकी रही। वह चुपचाप उसके साये को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें रहस्यमय ढंग से चमकने लगीं। 17-18 साल की उम्र ये जवानी का सबसे प्राइम समय था। ये फैंग युआन, तुम उसका क्या सोचते हो? दूर खड़े गु युएबो ने यह दृश्य देखकर अपने सहायक से पूछा। सहायक ने उत्तर दिया, मैंने सुना है एल्डर फैंग युआन पहले ही मेडिसिन हॉल की पुकार पर 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंप चुका है। पहली कमाई के बाद उसने पूरा धन अपने अंकल और आंट को दिया। ये उसका फिलियल जेस्चर था। इन दिनों उसने खुद लाइटनिंग वुल्व्स को मारने में हिस्सा लिया। उसकी आक्रामक और निर्दयी हमलों से उसे बहुत बैटल मेरिट्स मिले। न सिर्फ इतना, बल्कि अब कई क्लैंसमैन को बचाने के बाद उसकी रेपुटेशन और बढ़ गई है। क्लैन में पहले ही चर्चा है कि वो नया जीवन शुरू कर रहा है। फैंग फैक्शन का नया क्लैन एल्डर बन गया है। ये सबॉर्डिनेट सोचता है कि भले ही वो सी ग्रेड टैलेंट है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी और मौके बेहतरीन रहे हैं। पहले माता पिता की इनहेरिटेंस से 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास उसकी लगातार इनकम का स्रोत बनी। फिर 2 रेड स्टील रेलिक गू से उसने रैंक 3 तक कल्टीवेट किया, और इसमें किस्मत का भी हाथ था। ये कहकर उस सहायक के चेहरे पर थोड़ी जेलसी दिखी। वो भी सी ग्रेड टैलेंट था, लेकिन अभी रैंक 2 पर ही था। इस मुकाम तक पहुंचने में उसने आधी जिंदगी लगा दी, पर वो फैंग युआन सिर्फ 17 साल की उम्र में क्लैन एल्डर बन गया। दूसरों से तुलना करना सच में चिढ़ाने वाला है। सहायक की बातें सुनकर गु युएबो ने हल्के से सिर हिलाया। सहायक की बातें क्लैन के ज्यादातर लोगों की सोच थी, लेकिन थोड़ी सतही। गु युएबो लंबे समय से क्लैन लीडर था, इसलिए उसकी नजर दूर तक जाती थी। फंग युआन का 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपना ये साफ तौर पर गु युए चीजोंग से सौदेबाजी थी। पेआउट अपने अंकल और आंट को देना गुडविल नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन था। ये खबर फैलाने वाला भी गु युए चीजोंग ही था। जहां तक लोगों को बचाने की बात है, माइनस ये सच्चा है या दिखावा, इस पर शक है। लेकिन चाहे जो भी हो, फंग युआन अब अकेला नहीं रहा और उसके काम वाकई तारीफ के काबिल थे। एल्डर बनकर और उसके बाद की गतिविधियां क्लैन से जुड़ने और क्लैन के लिए योगदान देने की पहल थी। क्लैन की तरक्की इन्हीं योगदान और रिश्तों पर टिकी है। ये सोचकर गु युएबो ने आदेश दिया, हिडन हॉल के लोग इन दिनों फैंग युआन की जांच में कुछ नहीं पाए। अब इसे छोड़ दो, फैंग युआन की जांच रोक दो। जी, ये सबॉर्डिनेट अभी उन्हें खबर दे देता है। इतना कहकर वो निकल गया। गु युएबो जमीन पर खड़ा आंखें मिचकाकर सोचने लगा। उसके दिल में आया, चाहे जो भी कारण हो, फैंग युआन की कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। इस लड़के के पास बड़ा सीक्रेट है। लेकिन इस वक्त जब वुल्फ टाइड इतनी गंभीर है, हर ताकत की जरूरत है। फैंग युआन पर बर्बाद करना बेकार है। जांच जरूरी है, लेकिन ये काम वुल्फ टाइड खत्म होने के बाद ही होगा। ये अंदर बाहर का फर्क, सिस्टम से जुड़ना या अलग रहना, सब गहरी समझ और ज्ञान की बातें हैं। लेकिन कितने लोग इसे साफ साफ देख पाते हैं? फैंग युआन अब सिस्टम से लुटा नहीं जा रहा था, मगर फायदे उठा रहा था। आम लोगों की नजर में यही बेफिक्री और एलिगेंस है। अच्छा, सामान मेज पर रख दो और जा सकते हो, फैंग युआन ने सर्वेंट से कहा। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप चीजें रखीं और झुककर चले गए। ये अब वही किराए का कमरा नहीं था जहां पहले फैंग युआन रहता था। एल्डर बनने के बाद क्लैन ने उसे नया बैम्बू बिल्डिंग दिया था। उसमें एक स्टडी रूम और बंद दरवाजे वाली कल्टीवेशन के लिए सीक्रेट रूम भी था, लेकिन कोई फैमिली सर्वेंट्स नहीं थे। फैंग युआन को खुद रखने थे। टुसिता फ्लावर, बाहर आओ, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, और व्हाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस डालते ही उसकी जीभ पर टैटू बने। टुसिता फ्लावर ने जीवंत होकर घूमना शुरू कर दिया। उसने मुंह खोला और फूल बाहर निकला। लाल रोशनी फैल गई। फूल हवा में घूमते हुए लालटेन की तरह तैर रहा था। फैंग युआन ने उसे एक्टिवेट किया। तुरंत लाल रोशनी चारों तरफ फैल गई। प्राइमीवल स्टोन्स पर रोशनी पड़ते ही वे थैलियों से उड़कर सीधे टुसिता फ्लावर में समा गए।
कुछ ही पल बाद लाल रोशनी गायब हो गई और फूल वापस फांग युआन के मुंह में लौट आया। जीभ पर लाल टैटू बन गया। ये तुसीता फ्लावर रैंक 3 का गू है। इसमें प्राइमीवल स्टोन्स और अन्य चीजें रखी जा सकती हैं। रैंक 3 के स्टोरेज ग्यू में ये सबसे अच्छा है। इसमें अधिकतम 30,000 स्टोन्स रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर और चीजें भी रखूंगा तो शायद 15,000 स्टोन्स ही रख पाऊंगा। पहली बार इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पिछले जन्म के अनुभव से फांग युआन तुरंत इसकी सीमा समझ गया। प्राइमीवल स्टोन्स कल्टिवेट के लिए सबसे बुनियादी संसाधन हैं। इनके बिना गू मास्टर आगे नहीं बढ़ सकता। युद्ध में भी प्राइमीवल एसेंस को जल्दी भरने में प्राइमीवल स्टोन्स बहुत मददगार होते हैं। खासकर जो गू मास्टर अकेले यात्रा करते हैं, उनके लिए प्राइमीवल स्टोन सबसे जरूरी साधन है। सामान्य तौर पर 10,000 स्टोन्स तो साथ रखना ही पड़ता है और समय समय पर उन्हें फिर से भरना भी होता है। 15,000 स्टोन्स फांग युआन के लिए अब भी कम थे, मगर स्वीकार्य थे। पहले मैंने चीलियान से 3,000 स्टोन्स उधार लिए थे। आज की कमाई से अब कुछ समय तक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 6 श्रेणियों में मेरे पास अटैक और डिफेंस के लिए ब्लड मून गू और स्काई कैनपी गू हैं। मूवमेंट के लिए थंडरविंग्स है। स्टोरेज के लिए तुसीता फ्लावर है। रिकॉन के लिए अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास है। बस हीलिंग गू की कमी है। पहले उसके पास 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास था, लेकिन उसे सौंप कर ही उसने तुसीता फ्लावर पाया। वैसे भी रैंक 2 का 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास हीलिंग में बहुत असरदार नहीं था। रैंक 3 के हीलिंग गू में कुछ बेहतरीन है। एनलेस वाइटैलिटी गू लगातार हीलिंग देता है और एसेंस भी कम खर्च करता है। ये मेरे जैसे लो एप्टीट्यूड गू मास्टर्स के लिए सबसे अच्छा है। फिर अनडाइंग ग्रास है, जो आखिरी सांस तक भी मुझे बचा सकता है। और सबसे उत्तम है सेल्फ रिलायंस गू, जो गू मास्टर की अपनी शक्ति पर निर्भर है। जितना शक्तिशाली मास्टर, उतनी तेज रिकवरी। लेकिन ये तीनों गू उसे कैसे मिलेंगे? गू ये यू क्लान में उसने गुप्त गुफा तक देख ली थी, पर वहां भी नहीं थे। रिसोर्स बोर्ड पर भी इतने कीमती गू नहीं रखे जाते। अब एकमात्र उम्मीद फ्लावर वाइन मंक की विरासत से थी, लेकिन संभावना बहुत कम थी। फांग युआन को महसूस हो रहा था कि विरासत का अंत करीब है और ठीक वही हीलिंग गू मिल जाए जो उसे चाहिए। ये बहुत आदर्शवादी सोच होगी। दुनिया इतनी क्रूर है कि ऐसी आशा रखना मूर्खता है, लेकिन फिर भी इस विरासत स्थल को पूरा खंगालना ही होगा। कम से कम उस चेनसॉ गोल्डन सेंटीपीड को तो काबू में करना ही होगा, फांग युआन ने मन ही मन सोचा। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।